मेरे उसमें राजयोग है। हरक सिंह जी बताइए, सही बताना बिल्कुल। आपका सूर्य नहीं प्रबल है, सूर्य वो नहीं है। आपने तो मुझे डिमोरलाइज कर दिया। मेरी है लेकिन कटी फटी है, देखो ये आई हुई है ना, ये कटी। इसीलिए आप सीएम नहीं बन पाए। हाँ, संघर्ष है मेरे जीवन में। संघर्ष है, नहीं है आपका, ये दिख नहीं रहा था दूर से। सूर्य रेखा है भैया आपके, देखो है। हाँ, नाम तो रहेगा, मतलब गुमनामी की जिंदगी नहीं जियोगे। वो दूर से नहीं देखा ना मैंने। आपने तो मेरा दिल बना दिया आज। हाँ। अब मुझे लग रहा है कल से सारे बीजेपी वाले आपके पास आके कहेंगे, बोले हमारा भी देख लो, मेरा राजयोग है या नहीं। कांग्रेस के भाग्य में 2027 है या नहीं है, सही बताना मुझे। 40 सीटें आएंगी। 40 में तो फिर आपका खेल बिगड़ सकता है। 40 को 14 करने में टाइम थोड़ा लगेगा दिल्ली में बैठे लोगों को। अब क्या करोगे आप? अब दुष्ट लोग जब बिल्कुल ही ऐसे कर लेंगे तो क्या कर सकते हो फिर भी? सर आप भी तो पार्ट रहे, आपने भी तो 2016 में एक अच्छी खासी सरकार को आधे में कर दिया। उनके लिए अब कितना आसान है, वो फिर आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको कन्विंस कर लेंगे। मैं नहीं कन्विंस होने वाला। हमारे यहाँ कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जुड़ने से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वो ठीक है, अब क्योंकि परिस्थितियां बनती है। रावत जी, मुझे लगता है कि आप अनजान है या आपको मालूम है, आपके खिलाफ भी तो चक्रव्यूह रचा ही जा रहा होगा ना। आपको भी तो करेंगे भाई, कर्मकार बोर्ड मामले में कुछ कर ले। आपकी गर्दन फांसने की पूरी तैयारी है। भैया सुन लो, इनके औकात नहीं है यार को छेड़ने की। जब ये छेड़ेंगे सर, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, आप देखिए। आप मुझे नहीं छोड़ने वाले तो ये भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आपके पास ऐसा क्या उनके बहुत सारी चीजें करा लें जांच। कुछ मामले मेरी जिंदगी कुछ वसूल है। मैं अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में और ट्रांसफर में कोई 1 रुपया नहीं लेता हूं। मैं खुद से किसी को बेईमान नहीं बनाता हूं। वो खुद पे बेईमानी करे तो वो जाने, उसका परिवार जाने। हरक सिंह जी, एक बीच बताइए, आप भी तो पौड़ी से ही हैं। पौड़ी ने इतने बड़े लीडर दिए उत्तराखंड को, देश को, लेकिन वो पौड़ी आज कहां है? खत्म है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। विधानसभा चुनाव 2027 में होना है और उससे ठीक पहले हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से जनता को अपने पक्ष में लुभाने की कोशिश कर रहा है। आज जिस मेहमान को हमने पॉडकास्ट में बुलाया है, मैं कहूँगा उनकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त है और पिछले कुछ महीनों में उन्होंने कुछ इस तरह के बयानात दिए हैं, वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। डॉक्टर हरक सिंह रावत, कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के आप अध्यक्ष हैं। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कांग्रेस में आके कैसा लग रहा, मतलब ये घर वापसी लग रही है या नहीं? अच्छा है। मैं सोचता हूँ कांग्रेस में लोकतंत्र है। कांग्रेस में जिसके अंदर काबिलियत है, जिसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता है, उसको मौका मिलता है। जैसे मैं भाजपा में भी रहा हूँ। भाजपा में क्या है कि आप मुंह बंद रहे, अपने दिल की बात, जनता की बात ना बोलें तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप जरा सा भी अगर अपनी मन की बात, जरा सा अपने जनता की मन की बात और कुछ करने की जरा से भी आप में पीड़ा है या जुनून है, तो आप फिर पीछे धकेल दिए जाएंगे। बट आपको पीछे कहाँ धकेला? आपको तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया भाई। इसलिए कि मैं तो क्योंकि पहले से मिनिस्टर था। जब मुझे 91 में भाजपा में पहली बार राज्य मंत्री का मौका मिला, उस समय क्योंकि पहली बार भाजपा अपने दम पर उत्तर प्रदेश सरकार में आई थी और उस समय गढ़वाल में और उत्तराखंड में भाजपा को खड़ा करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था, तो इसलिए उस समय मुझे मौका मिला। लेकिन उसके बाद क्योंकि हम राजनीति में अगर हैं, ये इसलिए है केवल वेतन भत्ते के लिए नहीं है राजनीति। मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, मुझे इससे अच्छी तनख्वाह वहाँ और आप डिफेंस स्टडीज पढ़ाते थे, सुना मैंने। डिफेंस सिस्टम में आगरा यूनिवर्सिटी में रहा, एक कॉलेज शिकोबाद में रहा प्रोफेसर। हायर एजुकेशन कमीशन से मेरी नियुक्ति हुई है आगरा विश्वविद्यालय में, और उसके बाद मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में रहा, एसोसिएट प्रोफेसर रहा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। मैंने टिहरी डिग्री कॉलेज में जब मंत्री प्रसाद नैथन अध्यक्ष बने 85-86 में, तो मैं डिग्री कॉलेज टिहरी में जो है उस समय एडहॉक लेक्चरर था। उस बाद मैं आगरा यूनिवर्सिटी में गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केवल वेतन भत्ते के लिए थोड़ी हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि रात को कुछ सोचते हैं या कहीं हमको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, तो उसको कराने की क्षमता या उसको धरातल पर उतारने का जुनून होना चाहिए।
और जब नहीं मिलता है मौका, या हमको लगता है कि भाई, जैसे मैं दून मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता था, उस समय मेरे सेक्रेटरी इवन विजय चीफ मिनिस्टर थे, वो भी नहीं सहमत थे, चीफ सेक्रेटरी सहमत नहीं थे, दिनेश अग्रवाल जी उस समय यहाँ के स्थानीय मंत्री थे, वो भी नहीं सहमत थे कि भाई दून हॉस्पिटल और महिला हॉस्पिटल को तोड़कर आप दून मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। लेकिन मैंने मन बनाया था कि नहीं, मुझे, क्योंकि केवल हॉस्पिटल में क्या होता है कि माना गायनो है, माना ज़्यादा से ज़्यादा 2 डॉक्टर होंगे, 3 डॉक्टर होंगे, लेकिन जब हम मेडिकल कॉलेज बना देते हैं तो एक प्रोफेसर होगा एक विभाग में, गायनो में या फिजिशियन में या सर्जरी में जो है एक प्रोफेसर होगा, 2 एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, 4-5 असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, फिर ट्रेनिज वाले होंगे। तो क्या होता है कि कोई ना कोई डॉक्टर तो अच्छा होगा ही बट होगा। रावत जी, मैं सुनता हूं कि जब से मेडिकल कॉलेज और दून को मर्ज किया गया, दून की स्थिति ज्यादा खराब हो गई। नहीं, खराब इसलिए हुई, लोड बढ़ गया। मैं जितना छोड़ गया था, जो बिल्डिंगें मैंने बनाई है ना, जो 2 नई बिल्डिंगें मैंने बनाई हैं, वो मैंने अपने समय में बना दी थी। उसके बाद जब उसका आप विस्तार नहीं करोगे, और लोड बढ़ गया, पूरा प्रदेश का लोड इसमें, कोविड में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा टेस्टिंग, सबसे ज़्यादा इलाज कोविड पे अगर किसी हॉस्पिटल ने किया है तो दून मेडिकल कॉलेज ने किया है। आप देखो ना कितनी भीड़ है वहाँ। अब इतनी बड़ी भीड़ है, उसके हिसाब से फिर प्रिंसिपल पर भी निर्भर करता है, आप प्रशासनिक जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं उस पर भी तो निर्भर करता है। अगर लापरवाही हो जाएगी तो वो फिर खराब ही होगा ना स्थिति। लेकिन मेडिकल कॉलेज एक इंस्टीट्यूट ऐसा होता है जो कम से कम 150-200 बच्चे तो जो है, जो डॉक्टर बनेंगे, उनके परिवार का भविष्य एकदम उज्जवल हो गया। अचानक एक गरीब परिवार का है, और अगर वो कम पैसे में डॉक्टर बन जाता है, पढ़ा लिखा अच्छा होशियार बच्चा डॉक्टर बन जाता है, तो उसका परिवार एकदम फाइनेंशियली भी और सोशली भी एकदम अप हो जाता है। तो हर साल 150 में 70-80% तो उत्तराखंड के ही बच्चे होंगे ज़्यादातर। तो समझ लो कि हर साल हम 150-200 बच्चों को, उनके जीवन के, उनके परिवार के जीवन को ऊंचा कर रहे हैं। दूसरा, जितने लोगों का इलाज होता है। तीसरा, चौथा, कम से कम 20,000 प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक मेडिकल कॉलेज रोजगार देता है। कोई फार्मेसी लगेगा, ठीक है, डॉक्टर हमारा उत्तराखंड का नहीं होगा, हमारा थोड़ी देर के लिए फार्मेसी होगा, नर्स होगा, किसी का मेडिकल स्टोर खुलता है, किसी का कुछ होता है, कोई एम्बुलेंस का ड्राइवर लगता है, कोई ढाबा खुलता है, कोई, अभी जौलीग्रांट मेडिकल कॉलेज है, क्या था वहाँ, जंगल था, उस मेडिकल कॉलेज पूरी इकोनॉमी चलती है, पूरी इकोनॉमी साथ-साथ। चलती है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज सिरकोट में क्या था, कुछ नहीं था सिरकोट गंगनाली में। वो मेडिकल कॉलेज तिवारी जी के टाइम पे मैंने खोला। आज हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज जो है पूरा कुमाऊं मंडल को संभाल रहा है ना। कोई बीमार होता है पिथौरागढ़ तो हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज आता है ना। दिल्ली ले जाते आदमी की स्थिति खराब हो जाती है, और सबकी स्थिति नहीं होती कि वो दिल्ली ले जा पाए इलाज के लिए या कहीं बाहर ले जा पाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस में क्या है कि आप अगर कोई चीज़ मन बना लेते हो कि भाई हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए ये काम हमको करना है, तो आप करवा सकते हो। भाजपा में क्या है, ये अनुभव आपको भाजपा में जाके आया नहीं, या पहले से था? पहले आपको से- ये पहले अनुभव से था मन में, पहले से फिर था। आप गए क्यों? नहीं, अब परिस्थितियां बनी, मैं बहुत उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। वो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो मैं अब उसका जो, क्यों मैं अब कांग्रेस परिवार हूँ। बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए जुड़ने से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। वो ठीक है, अब क्योंकि परिस्थितियां बनती हैं। थोड़ा सा मेरे अंदर क्या है कि मैं जज्बाती हूँ, और मैं बहुत झुक के राजनीति करता हूँ, बहुत निम्न स्तर पर राजनीति करता हूँ। मुझसे आप दरी बिछा लो, मैं कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन जनता के हित पे। और मैंने कुछ जिस विधानसभा में चुना जाता हूँ, अगर मुझे लगता है कि नहीं मैंने जनता के साथ वायदा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जब अभी चुनाव थे 2022 में, मैं 16 तारीख को पार्टी निकाला, 10 तारीख को प्रहलाद जोशी ने मुझसे बुलाया, वो इंचार्ज थे चुनाव के। उन्होंने कहा, राव जी आप कोटद्वार क्यों नहीं लेना चाहते चुनाव, क्या चुनाव नहीं जीतोगे? मैंने जी मैं पिछली बार 11,000 वोट से जीता, इसमें 15,000 से जीतूंगा। लेकिन मैंने कहा 2017 में गडकरी जी आए थे, हमने जो वायदा किया था कोटद्वार से कि लालडंग चिलाखल सड़क बनाएंगे, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, पाखरो टाइगर सफारी बनाएंगे, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। उसके बहुत सारे कारण रहे। एक तो कोविड ने 1.5-2 साल कोविड ने खराब कर दिया हमारे। अगर कोविड नहीं हुआ होता तो स्वीकृत था लालडंग चिलाखल सड़क, 70% काम हो गया था, 30% रह गया था, कोविड के कारण काम बंद हो गया। मेडिकल कॉलेज का काम भी अगर कोविड नहीं हुआ होता तो अभी तक मेडिकल कॉलेज बन गया होता। पाखरो टाइगर सफारी भी कोविड नहीं हुआ। बट पाखरो टाइगर में तो आपने अपनी गर्दन फंसा ली। नहीं, अब देखिए, मैं नहीं परवाह करता इस चीज की।
अगर आपका ध्येय सही है और आपके पर रूल रेगुलेशन तो डॉक्टर रावत मानने बिल्कुल पड़ते हैं नहीं। ना। अब मैं आज आपको बता रहा हूं, पाखरो में तो पाखरो टाइगर सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर कमेटी थी, उसने कह वो दिया एम्पायर कमेटी हरक में सिंह रावत जो है वो मनमाने फैसले कर रहे थे। क्यों किशन चंद जैसे दागदार आदमी को उन्होंने आउट ऑफ द टर्न जाके पोस्टिंग दी। मैं एक निवेदन करूं, अगर एम्पायर कमेटी फाइनल नहीं है ना, सीबीआई की जांच हुई, सीबीआई की जांच में मैं कहीं मेरा चल रही है, नहीं खत्म हो गई, खत्म हो गई, चार्जशीट लग गई है कोर्ट में, मेरे को क्लीन चिट मिल चुकी है ईडी और सीबीआई के द्वारा पाखरो टाइगर सफारी में, कि आपका कोई लेना देना कोई नहीं। मतलब लेना देना बट नहीं। सारे फैसले तो आपके लिए थे। नहीं, मेरे स्तर पर नहीं भाई इंप्लीमेंट जिसने भी किए फैसले तो आप ही लेते थे। नहीं, फैसला मैं नहीं लेता पर किशन चंद को तो आपने ही वहां पर आउट ऑफ द टर्न पोस्टिंग की। किशन चंद पहले उस समय चमोली में जो है इतना बड़ा डायरेक्टर था वहां। फिर दूसरी चीज आप, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप किसी को या तो घर भेज दो उसको, अगर वो बेईमान है निलंबित कर दो उसको। अगर आप उसको सैलरी दे रहे हैं, आप उसको वेतन दे रहे हैं, तो काम नहीं लोगे उससे आप। और किशन चंद के अकेले किशन चंद के समय में नहीं, उससे पहले तिवारी थे। अब नीचे स्तर पर आप रोज मॉनिटरिंग नहीं कर सकते ना। आप सीमेंट कितना मिला रहे हो, पत्थर कितना लगा रहे हो, मंत्री थोड़ी खड़ा रहे। आपको किशन चंद पे इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? इसलिए कि कुछ मामलों में जब वो रुद्रप्रयाग में डेफो था, आज धनपुर की सड़क किशन चंद नहीं होता नहीं बन पाती। बहुत सारी सड़कों में वन अधिनियम के कारण बहुत सारे मार्ग, विकास के मार्ग में उसने सहयोग किया था। तो मुझे उसकी कुछ क्वालिटियां हैं, उसके कुछ दुर्गुण भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ क्वालिटियां हैं। मेरी एक आदत है, एक बार मैं माफ करना, एक प्रमुख सचिव इंदिरा हृदय जी के साथ थे। इंदिरा हृदय जी ने उनकी शिकायत करी पीडब्ल्यूडी में, तिवारी जी ने उनको हटा दिया, मेरे यहाँ खाद्य विभाग में भेज दिया। मेरे पास सारे गैस एजेंसी वाले और सब लोग आए कि साहब ये तो बड़ा भ्रष्ट है, बेईमान है। कोश्यारी जी के समय में हमने इसको हटाया था और ये फिर खाद्य विभाग में दोबारा आ गया। मैं तिवारी जी के पास गया, मैंने तिवारी जी से कहा, भाई तिवारी जी मेरे साथ इसने काम तो नहीं किया, लेकिन इसकी इमेज अच्छी नहीं है, इसको हटा दो। तिवारी जी ने कहा, भाई सीनियर है, ये सब सर है, रावत जी मुझे पूरा भरोसा है आप इससे काम ले लोगे। मैंने कहा सर मैं एक वायदा कर रहा हूँ, मैं ले लूँगा काम इससे, फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करोगे आप। मैंने उसको बुलाया, मैंने भाई तुम किसी से 1 रुपया नहीं लोगे, तुम्हें कभी भी कोई पैसे की जरूरत है, कोई मदद है, तुम मुझसे कहोगे, और तुम रोज सुबह मुझसे पूछोगे कि आज क्या काम करना है। वो रोज सुबह डाइनिंग टेबल पे नाश्ता भी मेरे साथ करता था, उसको मैं कहता था आज ये काम करना है। शाम को 4 बजे मुझे फोन करता था फोन पे कि सर इस फाइल में ये है, सर इसमें मुझे 2 दिन का समय और चाहिए। और मैंने खाद्य विभाग में न भूतो न भविष्य ऐसे काम करके दिखा दिए। तो मैं अच्छे आदमी से तो हर काम आदमी काम ले सकता है, अच्छे आदमी से, ईमानदार आदमी से तो हर कोई काम ले सकता है। क्वालिटी तो यह है कि अगर हम उसका प्रदेश की इस गरीब जनता का, हर अधिकारी कर्मचारी को, उत्तराखंड की जनता का पैसा जा रहा है ना तनख्वाह के रूप में। एक IFS अफसर हमको जो है 15 लाख का पड़ता है, अगर उसकी पेंशन को भी जोड़ दिया जाए, उसकी सुविधाएं जो हम गाड़ी घोड़ा मकान सब दे रहे हैं, वो सब जोड़ दो तो 15 लाख का पड़ता है। तो हम महीने में उसका अगर 15 लाख का काम भी नहीं ले पाए तो हमारी मूर्खता है। या तो उसको हम घर भेज दें, अगर निकम्मा है, भ्रष्ट है, बेईमान है, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दें। लेकिन अगर वो हम उसको तनख्वाह दे रहे हैं, सरकारी तनख्वाह दे रहे हैं, इस प्रदेश की गरीब जनता का पैसा उसको दे रहे हैं, तो हम उससे काम लेंगे फिर। तो उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं। लेकिन पाखरो टाइगर सफारी में सुप्रीम कोर्ट ने, अब जो सीबीआई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी गई है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की उन्होंने मेरे एम्पायर कमेटी पे मेरे पे भी टिप्पणी करी। लेकिन फाइनली क्या हुआ, उसी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की जांच पे मेरे को बिल्कुल क्लीन चिट मिल गई ना। इसीलिए आप इतने हमलावर होकर घूम रहे हैं आजकल? इसलिए नहीं, मुझे क्योंकि आपके अंदर डर नहीं रह गया, भाई सीबीआई ईडी है नहीं, चलो अब मैं हमारे कॉलेज वाले मामले में है ईडी, चार्जशीट लगा दी उन्होंने, अब उनके हाथ से निकल गया मामला, कोर्ट में हमें मालूम है। देखिए आत्मबल कब होता है, लाख लोग कहें आप चोर हो, डकैत हो, बदमाश हो। जैसे जैनी प्रकरण में अगर मैंने उस लड़की को छुआ भी होता माना, तो मेरा आत्मबल कमजोर होता, क्योंकि मैंने उस लड़की को देखा ही नहीं था जिसका आरोप मुझ पे लगा। इसीलिए मैं सड़कों पे उतर गया, आत्मबल था। तिवारी जी को हार मान के जो है वो करना पड़ा, और वही हुआ। जब आदमी सही होता है ना, सच्चाई होता है। देखिए जब आप, आत्मबल कहां से आता है, आपके अंदर से आता है। अगर आप अंदर से सही हो ना,
मैं ही नहीं करूं, मैं हर मामले में सही होता हूं, लेकिन कुछ मामले मेरी जिंदगी कुछ वसूल है। मैं अपॉइंटमेंट में, प्रमोशन में और ट्रांसफर में कोई 1 रुपया नहीं लेता हूं। बहुत सारे अधिकारी मुझसे कहा साहब ये बड़ी जिम्मेदार पद है, प्रमोशन हो रहा है, इनसे कुछ कहे। मैंने कहा नहीं, मैं खुद से किसी को बेईमान नहीं बनाता हूं। वो खुद पे बेईमानी करे तो वो जाने, उसका परिवार जाने। लेकिन अगर हम किसी से ट्रांसफर करते हुए पैसा ले लेंगे, प्रमोशन करते हुए पैसा ले लेंगे, अपॉइंटमेंट करते हुए पैसा ले लेंगे, तो शुरू से बेईमान करेंगे। जो अगर हमारे बच्चों के लिए जो आदमी 10 बेईमानी कर रहा है तो अपने बच्चों के लिए बेईमानी नहीं करेगा। तो हम एक भ्रष्ट आदमी को पैदा नहीं करता हूं मैं कभी। तो इसलिए मेरा आत्मबल बढ़ा रहता है। मैं जो खुल के चुनौती देता हूं इसलिए कि अंदर से सही रहता हूं। अगर आदमी अंदर से कमजोर होगा तो उसके आवाज में, उसके बातों में कमजोरी झलकती। यही कारण है कि आपको चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए वो तो पार्टी का भरोसा है, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। और मैं तो पार्टी का, माने राहुल गांधी, खड़गे जी का, वेणुगोपाल जी का, सभी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी है। और मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेदारी में, जो भी पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है उस जिम्मेदारी में खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अभी एडजस्टमेंट ठीक चल रहा है, कांग्रेस लीडर जितने हैं। ठीक है। देखिए देखो इंसान है हम लोग, सबके अंदर महत्वाकांक्षा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, महत्वाकांक्षाहीन व्यक्ति न खुद के लिए अच्छा होता है, न परिवार के लिए अच्छा होता है, न समाज के लिए अच्छा होता है, न प्रदेश और देश के लिए अच्छा होता है। महत्वाकांक्षा ही आदमी को कुछ करने की जुनून सिखाती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। महत्वाकांक्षीहीन व्यक्ति, जिसके अंदर महत्वाकांक्षा नहीं, वो फिर निठल्ला निकम्मा पड़ा रहेगा। चलो आराम से सो रहा है, जब कभी उठ गया, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई गोल नहीं है जिंदगी का, कोई उद्देश्य नहीं है जिंदगी का। तो लेकिन अति महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए। बट आपने क्या गोल सेट किया है? मैंने गोल सेट किया है कि मैं चाहता हूं भाई ये उत्तराखंड हम कैसे, जब तक मेरी सांस है, जैसे आज मुझे खुशी होती है, मैं मायावती के साथ रहा तो मुझे खुशी होती है कि भाई मैंने बागेश्वर जिला बना दिया, चंपावत जिला रुद्रप्रयाग बना दिया, उधम सिंह नगर बना दिया, कपकोट तहसील बना दी, ऋषिकेश तहसील बना दी। अब मैं ऋषिकेश में गया, मैं डंके की चोट पर गया तो तहसील मेरी बनाई हुई। मैं विकास नगर में गया, मैं डंके की चोट पर, कोई नहीं कह सकता ना क्या ये आपने नहीं बनाई। क्योंकि मैं कहता हूँ राजस्व विभाग की फाइल पे देख लो, जो जिसमें तहसील बनी थी ऋषिकेश विकास नगर, उसमें हरक सिंह रावत के लेटर पैड पे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति कर रखी कि नहीं कर रखी, उसको देख लो ना फाइल पे जाके लखनऊ। डंके की चोट पे कहता हूँ सिनगर तहसील मैंने बनाई, गैरसैंण, बड़ी बड़ी बातें हो रही, गैरसैंण तहसील ग्राम सभा थी। बट आप तो आजकल मैं देख रहा हूँ हर जगह उलझ जा रहे हैं, हर नेता से उलझ जा रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खोलने में लग जाते हैं, सबको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। नीचा नहीं दिखाना, फिर कहते हैं ये मेरे भाई है, मेरे भाई है, लेकिन आप बोलते बहुत कटु है उनके लिए। नहीं, वो भाई तो भाई रहेगा, बहन तो बहन रहेगी, लेकिन इसका मतलब थोड़ी मेरा भाई है माना। हाँ। अब मेरे भाई में वो ठीक से नंबर नहीं ला रहा, या ठीक से मैथ्स में पढ़ाई नहीं कर रहा है, या मैथ्स के सवाल ठीक से नहीं कर रहा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा भाई तो मेरा है, लेकिन मैथ्स में जो है गड़बड़ कर रहा है, ये 2 + 2 = 3 कर रहा है या 5 कर रहा है। मैं तो सिखाऊंगा ना उसको। अगर मेरा भाई 2 + 2 = 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, तो क्या मैं नहीं बोलूं कि भाई तू 2 + 2 = 3 क्यों कर रहा है, 5 क्यों कर रहा है? 2 + 2 = 4 होता है। लेकिन आपके एक भाई हैं जो बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, महेंद्र भट्ट, हाँ। उन्होंने आज पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष पौड़ी केसर सिंह और उनकी पत्नी को, और क्या कहते हैं हिमानी नेगी, इन सबको, और कई, आज वो मैं सुन रहा था उनकी प्रिंसिपल से, कई 100 लोगों को हम बीजेपी में ला रहे हैं, हमने अपना दरवाज़ा खोल दिया है और आचार संहिता तक ये दरवाज़ा खुला रहेगा। बोले देखिए भीड़ किस तरह से आ रही है। केसर सिंह नेगी तो बीजेपी में ही है, पहले रहे हैं वो ना, अब भी है। जब 2022 में टिकट चोपड़ा खाल से लगा, उस बार लोकसभा चुनाव में वो चले गए, मनीष खंडूड़ी के साथ बीजेपी में चले गए। वो तो उनकी मिसेज को अभी टिकट नहीं मिला था नगर पालिका में, तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। ऐसे तो हम भी सैकड़ों लोग, वो तो नैरेटिव इस तरह का बना रहे हैं। देखिए हम भी अभी देखना भी, हमारे यहाँ भी ज्वाइन करेंगे लोग, इतने ज्वाइन करेंगे। उनके यहाँ तो कोई विधायक और वो थोड़ी है। मेरी मिसेज ने हरा है इसको, केसर सिंह को जिला पंचायत के अध्यक्ष हरा के मेरी मिसेज जिला पंचायत के अध्यक्ष पौड़ी बनी। तो आप ये सोचो, तो बातचीत आपकी भी चल रही है? नहीं, बहुत लोग सम्मिलित होंगे आपके यहाँ? हाँ, कांग्रेस में। अभी तो आप कुछ दिनों में देखना, कुछ ऐसे नाम भी हैं जो चौंकाएंगे। नहीं, बहुत सारे विधायक हैं। हम देखिए, हम पे देखो, हम अब हर सीट पर एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे माना कोई हमसे बातचीत कर रहा है, वो कह रहा है जी नहीं टिकट चाहिए मुझे, तो हम उससे कह रहे हैं भाई टिकट की गारंटी नहीं।
मैं आपका एक बयान सुन रहा था, आप कह रहे थे मैंने राहुल गांधी को कह हाँ, दिया कहा। टिकट तो आपका भी कंफर्म नहीं है। नहीं, मैंने ये क्या हुआ था वैसे? बड़ी नहीं, दिलचस्प बात है। मैंने माने राहुल जी से कहा, मैंने कहा राहुल जी कुछ हमारे यहाँ कांग्रेस में ये हो रहा है कि वो कह रहा है जी मेरा टिकट यहाँ फाइनल है, यह टिकट फाइनल है। तो मैंने कहा, मैंने उनसे कहा राहुल देखिए इतनी बड़ी हिम्मत चाहिए ना कोई। बिल्कुल। मैंने राहुल जी से कहा, मैंने राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। अच्छा। तो कह लगे कहीं मैं तो किसी को नहीं कहा कि टिकट तुम्हारा फाइनल है। मैंने कहा सर मैं अब किसी और का नाम लूंगा तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप हमारे वरिष्ठ नेता है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। भाई अब ये आपको समझा देगा कोई कि पार्टी वाले लोग समझा देंगे राहुल जी आपका यहाँ चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, यहाँ के बजाय जन प्रदेश कांग्रेस के तुम्हें आपको यहाँ लड़ना चाहिए चुनाव, तो आप मान जाओगे? कह हाँ तो मैं मान जाऊंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने कहा मैंने तो किसी को नहीं कहा कि टिकट तुम्हारा फाइनल है। मैंने जी मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैंने कहा मैं और किसी को बोलूंगा नहीं। मैं और किसी नेता को बोलूंगा भाई तुमने कैसे कह दिया कि इसका टिकट फाइनल हो गया, तो उन्हें मेरे पे नेता नाराज हो जाएगा। तो मैंने कहा जी आप हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे बोलने की हिम्मत कर पा रहा हूं। बाद में आपको किसी ने ये तो नहीं कहा आपको नहीं कहना चाहिए था? नहीं, किसी ने, उन्होंने खुद कहा। कह रहे नहीं आप ठीक है। शैलजा जी ने मेरी बात का समर्थन किया कि राहुल जी वो मतलब आपको बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि और किसी को बोल के पार्टी में गलत संदेश ना चले जाए। तो आप एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते? हाँ, इसलिए कि भाई टिकट तो मैंने जैसे 2012 में मैंने एग्जाम्पल अपना थोड़ा दिया। मैसेज आपने यहाँ के नेताओं को भी दे दिया हाँ, होगा। हरक सिंह अपने पुराने रोल में आ गए हैं नहीं, वापस। मैंने इसलिए कि 2012 में डोहेला से चुनाव लड़ना चाह रहा था। हाँ। सारे टिकट बांटने में मेरी भूमिका, हाँ। और अपना टिकट डोहेला नहीं करा पाए। अब रुद्रप्रयाग जाना पड़ा मुझे चुनाव लड़ने के लिए। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, जीत गया। नहीं तो आप सोचो ना कि मेरा जिला नहीं, कुछ नहीं। हरक सिंह जी एक और टेंशन चल रही है हाँ। कि हरक सिंह खुद कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मैं देख रहा था बड़ी लंबी से रुद्रप्रयाग, कोटद्वार, डोईवाला, चौबट्टा का, लैंसडॉन, कहाँ से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं कल लहसुन गया, हाँ। वहां सारे लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप यहां लड़ो चुनाव। अभी मैं धर्मपुर में था, आपके इस इंटरव्यू से पहले एक धार्मिक कार्यक्रम था, काली माता का वो था, पूजन था। वहां सारे लोगों ने मुझसे कहा आप धर्मपुर लड़ो। केदारनाथ के लोग कह रहे केदारनाथ लड़ो, रुद्रप्रयाग लोग कह रहे रुद्रप्रयाग लड़ो, चौबट्टा काल के लोग कल कोटद्वार में मुझको मिलने के लिए। और मैं अभी मैसेज दिखाऊंगा अपने मोबाइल पे, भाजपा की महिला नेताओं के कोटद्वार से मैसेज मेरे मोबाइल पे आए हुए हैं कि भैजी आप उन कोटद्वार में लड़ो चुनाव, कि हम सारी भाजपा की महिलाएं आपके साथ हैं, पर आप कोटद्वार से लड़ो चुनाव, चाहे कांग्रेस से लड़ो चाहे बीच से लड़ो, लेकिन आप कोटद्वार चुनाव लड़ो। अब धर्मपुर में भी ऐसी स्थिति है, सहसपुर में जाता हूं, सहसपुर भी यही स्थिति है। बट ऐसा क्या है आप में, आपको क्या इसलिए लगता है? कि लोगों का, मैं देखिए कहीं ऐसा तो नहीं अति आत्मविश्वास में आप चल रहे हैं? मैं कह रहा हूं, मैं जब रुद्रप्रयाग गया चुनाव लड़ने के लिए, और मैंने कंडार जी का, भाई मेरे सगे सड़ भाई थे, और जब मैंने उनका जुलूस देखा तो मैं खुद, मुझे लगा यार मैं गलती कर गया यहाँ चुनाव। पार्टी ने कहा मुझसे कि राव जी आप बीच में किसी सीट पे लड़ोगे तो आसपास की सीटें जीत जाएंगे, मेरे से गलती हो गई। लेकिन मैं धीरे धीरे उबारा। मैं देखिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं एक विधानसभा से एक ही बार जीतता हूँ। मैं 2002 में मैं पौड़ी से मांग रहा था, पार्टी ने मुझे लहसुन दे दिया, कांग्रेस ने, उसमें हरीश रावत प्रदेश अध्यक्ष थे। भारत सिंह रावत वहाँ उत्तर प्रदेश के 5 बार के विधायक, उनके ये दिलीप रावत उसमें जयखाल ब्लॉक प्रमुख था, उसमें उनकी मिसेज उत्तर पौड़ी जिले की जिला पंचायत की उपाध्यक्ष थी। भारत सिंह रावत जी एमएलए थे, तो इतने उनका घर वहाँ, सब कुछ रिश्तेदारी वहाँ। मैं तो जानता भी नहीं था पूरा लहसुन विधानसभा को। लेकिन कारण क्या है कि मैं चाहे यूपी में रहा, जब मेरे पास मैं जीत जाता हूँ, कोई पद पे होता हूँ, मैं उससे ये नहीं पूछता तुम कहाँ के रहने वाले हो। कोई मेरे दरवाजे पे आ गया, मैं उसकी समस्या सुनता हूँ, वो किस क्षेत्र का है, किस बिरादरी का है, मैं नहीं पूछता हूँ, मैं उसकी समस्या सुनता हूँ। अगर मैंने हाँ कह दिया कि हाँ तुम्हारा काम मैं करा दूंगा, फिर मैं जमीन आसमान एक कर देता हूँ। जब तक उसका काम नहीं होता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेता हूँ। तो एक भरोसा है। नहीं, लेकिन ये तो लोग चाह रहे हैं आप यहां से लड़े करके, जो आपने बताया। आपका भी तो अपना माइंड मेकअप होगा ना कि हरक सिंह रावत को कौन सी सीट ऐसी लग रही जहां आपको लग रहा है मैं कंफर्टेबल आराम से लड़ लूंगा। किसी भी सीट पे मुझे आज आप धर्मपुर देखिए, बाकी मैं ये नहीं कह सकता, देखो उस धारी माँ का, उस केदार बाबा, जगेश्वर बाबा का आशीर्वाद, बद्रीनाथ का, मैं नहीं, देखिए मैं घमंड में नहीं रहता हूँ भाई। चुनाव होता है, मैं कहूँ नहीं जी मैं बहुत तुरम खा हूँ, ये बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे भरोसा रहता है अपने लोगों पर, अपने प्रदेश की जनता पर,
कि अगर मैंने सच्चे दिल से अगर किसी की सेवा की है तो लोग जितवा देंगे और माहौल बन जाता है। मुझको, मैं जब रुद्र पे आ गया तो पहले मैं घबरा रहा था। आप धर्मपुर कुछ कह रहे थे, नहीं, धर्मपुर में भी लोग कह रहे हैं। तो आपका मन है धर्मपुर लड़ने नहीं, मैं सहसपुर भी लड़ सकता हूँ, मैं धर्मपुर भी लड़ सकता हूँ। पार्टी कहेगी नहीं भैया आपको चौपटा खाल लड़ना है, मैं चौपटा, लेकिन मैं पार्टी से जरूर कहूँगा अगर चौपटा खाल से सतपाल महाराज लड़े और पार्टी के आप चौपटा खाल लड़ो, देखो मैं अपने मर्जी से नहीं, चौपटा खाल पार्टी की मर्जी से करूँगा। वो कहेंगे कि नहीं आप चौपटा खाल लड़ो, लेकिन मैं पार्टी से तभी कहूँगा कि अगर वहाँ सतपाल महाराज लड़ रहे हूँ, अब उनका लड़का लड़ रहा हो, कोई छोट भैया नेता लड़ रहा हो बीजेपी से, तो फिर उसके खिलाफ चुनाव लड़ने में मुझे मजा नहीं आएगा। तो आपने किसी को टारगेट किया कि मैं इसको हराऊंगा? मतलब कोई चलो, जमदा, आपने चपट्टा खाल का बताया कि अगर सतपाल महाराज लड़ेंगे तब हरक सिंह रावत चाहेंगे चौपट्टा खाल का, पार्टी कहेगी तो। हाँ पार्टी कहेगी। और बाई चांस पार्टी कहेगी आप मुझे एक सीट बता दीजिए जिससे आप लड़ना चाहते हैं, हम तैयार हैं आपको मैं देने तो पार्टी कहूंगा भाई आप जहां मुझे, जहां भी आप, जहां आपको लगता है कि मेरे को चुनाव लड़ाने से फायदा है, पर पार्टी के मतलब नहीं, राव जी आपको चुनाव लड़ाना है तो मैं चुनाव लड़ाऊंगा। बट सर आपने एक सीट तो आपके मन नहीं, में मैं देखिए सुन लो, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, पिछली बार जब मैं भाजपा से 2017 में, देखिए चलिए आप कंफर्म मत बताइए, 60% जो अगर आप कहेंगे कि 60% मेरा वेटेज इस सीट पे रहेगा। नहीं जैसे मैं केदारनाथ है, आज केदारनाथ है, चौबटा खाल है, तराई में अगर सहसपुर को कह देगी पार्टी, धर्मपुर कह देगी, डोएला कह देगी, तो मैं लड़ लूंगा। आपने बताया डोईवाला, सहसपुर, धर्मपुर, केदारनाथ और चौबटा खाल। चौपट्टा खाल, यानी कोटद्वार आप नहीं जा रहे? नहीं, कोटद्वार इसलिए कि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता सुरेंद्र सिंह नेगी है, और दूसरा कि वहाँ लोग कह रहे हैं मेरे से, भाजपा के भी कांग्रेस के भी, कि आप यहाँ लड़ो चुनाव, लेकिन मेरा मन नहीं है, इसलिए कि भाई मैं किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये भी देखता हूँ तो आपने सुरेंद्र सिंह नेगी जी को ये मैसेज दे दिया कि भाई मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आप कोटद्वार की नहीं, मैं तैयारी अपनी करिए? कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए मैं इस समय कांग्रेस सरकार लाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुरेंद्र सिंह के खिलाफ 2017 में चुनाव लड़ा, 11,000 वोट से उनको हराया। उनके मन में मेरे लिए अच्छी भावना नहीं होगी, स्वतः ही है, पर मेरे मन में नहीं है कोई खराब भावना। मैं उनको एक बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई वो चुनाव जीतें, विधानसभा आए, और मुझे जहाँ लगता है कि ना, या चलो जिम्मेदार व्यक्ति कोई व्यक्ति है, थोड़ा सा अगर इसको ठीक हो तो अपना व्यवहार ठीक कर ले और ये जीत सकता है, तो मैं वहाँ डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मुझको लगता है कि नहीं, इस सीट पर जो है कोई मजबूत स्थिति नहीं है, और मेरे लड़ने से, या मैं पार्टी में कहूँगा कि भाई इस सीट पे मुझे लड़ाओगे तो इसके कारण आपको फायदा होगा, आसपास की सीटों में प्रभाव पड़ेगा। जैसे अब सहसपुर है, तो सहसपुर सीट पर हम सैलाकुई तक जीत के आते हैं, और 9-10 हज़ार वोट तक जीत के आते हैं, और जैसे ही इधर पेट्रोल मिल तरफ और शिमला बाईपास पाते हैं, हार चले जाते हैं। कारण क्या है कि वहाँ पहाड़ी वोटर बहुत है, और वो पहाड़ी वोटर वोट नहीं देता। ऐसे धर्मपुर में क्या है कि हम एक निश्चित वोट बैंक कांग्रेस का सेट है धर्मपुर में। मैं आज आपको बता रहा हूँ, बट वहां तो विनोद चमोली बहुत टाइम से इतने मजबूत कैंडिडेट हैं। मैं कह रहा हूँ तो आपके लिए मुश्किल होगा। मजबूत हमारे कारण है ना। धर्मपुर विधानसभा शुद्ध कांग्रेस की विधानसभा है, सहसपुर विधानसभा, विकासनगर, डोएला विधानसभा शुद्ध कांग्रेस की विधानसभा है। सोशल इक्वेशन ऐसी है, हमें तो थोड़ा सा मजबूत आदमी को खड़ा करना है, ये सीटें हम जीत जाएंगे। हमारा दुर्भाग्य क्या हुआ कांग्रेस का, हमने ऐसे लोगों को लड़ाया चुनाव जो उस समीकरण में फिट नहीं बैठ पाए। मैं किसी में कमी नहीं निकाल रहा हूं, बट इस बार वो गलती नहीं करेंगे आप? मतलब मैंने पार्टी से कहा भाई, मैंने पार्टी से कहा, अपनी लीडरशिप से कहा, मेरा कितने, मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं, मुझ पर रोज लोग आते हैं, टिकट की बात करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, हाथ जोड़ता हूं मैं, आप मेहनत करो, और अगर मुझे भी लगेगा, देखो मुझे पहले अपने मन को लगना चाहिए, मैं एनालिसिस करूंगा आपकी सीट पर, मुझे लगेगा कि आप इस स्थिति में हो, मैं 20 की बात नहीं करूं, आप 19 हो माना, और आपको थोड़ा पुशअप करके हम 20 कर सकते हैं बीजेपी के मुकाबले, तो मैं मदद करूंगा। नहीं तो भैया मैंने कहा मैं मदद नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ में टिकट नहीं है। लेकिन पार्टी की हाईकमान तक जब बातचीत होगी, पार्टी हाईकमान हमसे बातचीत करेगा, तो मैंने कहा मैं पार्टी हाईकमान तक आपकी बात नहीं करूंगा। मैं तभी करूंगा जब मुझे मेरा मन लगेगा कि हाँ अब भाई एक चीज सुनो ना, अगर चुनाव नहीं जीता, ऐसे चुनाव लड़ने के लिए सब, मैं देखता हूँ आदमी 1000 वोट ला रहा है, 2000 वोट ला रहा है, सोच रहा है मैं चुनाव लड़ूं, एमएलए बन जाऊं। अच्छी बात है, सपना देखना बुरी बात नहीं है,
लेकिन उस सपने को देखने में उसका कुछ वजूद तो होना चाहिए उस सपने का। अब बीजेपी कहती है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, योगी जैसे कैंपेन लीडर हैं, अमित शाह जैसे स्ट्रैटेजिस्ट है, संगठन है, संसाधन है, शासन की ताकत उनके पास है, इतने लंबे समय रूल कर रहे हैं। मैं उनको उनके इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। क्या अंकिता की हत्या होती है, 14 वर्ष की लड़की के साथ हरिद्वार में रेप होता है, पूरे देश में भारत सरकार का महाविलायक, देश के जो टॉप 10 महानगर हैं असुरक्षित महिलाओं के लिए, उसमें देहरादून है, तो क्या ये मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है? क्या योगी जी के नेतृत्व में ऐसा हो रहा है? भाई अगर ठीक है, योगी है, मोदी जी है, सारे जी हैं, लेकिन अगर प्रदेश के साथ पेपर लीक होता रहेगा, अन्याय होता रहेगा, खनन माफिया हावी होता रहेगा। आज मुझसे एक मैं भटजी, आज मैं आपसे कह रहा हूं, आप शराब की दुकानों से, देहरादून में शराब की दुकानों से पूछ लो, हर साल टेंडर होता था, इन्होंने 3 साल में टेंडर कर दिया। अब माना अगर कल 27 में कांग्रेस सरकार आएगी तो दुकानदार कह रहा है, सो शराब के जिन्होंने ठेका लिया है वो कह रहे हैं ठीक है साहब, जो हमने लीगलाइज पैसा दिया वो तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन जो अंडर टेबल दिया उसका क्या होगा? तो भाई अब कैसे प्रदेश में आप, और आप आ रहे हैं, आप कहेंगे पॉलिसी आप चेंज कर देंगे। करेंगे हम लोग। हम ऐसे थोड़ी इस तरह घोटाला हो रहा है। अगर आप प्रदेश के संसाधन, आप सड़क पे ये बात कह रहे हैं, मैंने विधानसभा में ये बात क्यों नहीं सुनी? लीडर ऑफ अपोजिशन को ये बात कहनी चाहिए थी। अब मैं देखिए, ये हमारी जो उन्होंने कहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें किसी संज्ञान में आती है। अब जैसे आज ही मेरे संज्ञान में आया कि मंसूरी फॉरेस्ट डिवीजन को, मैं अपने उन खजानदार जी का बयान सुन रहा था कि मंसूरी फॉरेस्ट डिवीजन को नरेंद्र नगर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब नरेंद्र नगर में तो पहले से फॉरेस्ट डिवीजन है, अब मंसूरी डिवीजन को क्यों वहां नरेंद्र नगर ट्रांसफर कर रहे हो? तो लोगों में आक्रोश होगा नहीं होगा? तो ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है विपक्ष नेता की संज्ञान में कोई चीज आती हो, कुछ चीजें उनके संज्ञान में हों, कुछ चीजें नहीं होंगी, तो ये वो उनको करना चाहिए, वो करते होंगे। लेकिन अगर मेरे संज्ञान में कोई चीज आ रही है तो मैं विधानसभा में तो नहीं हूं, तो मैं तो सड़क पे तो लड़ूंगा ना, मैं तो आपके माध्यम से तो उठाऊंगा ना ये आवाज कि पब्लिक में ये हो रहा है, जनता में ये हो रहा है। बट हरक सिंह जी, जब बिहार के रिजल्ट आते हैं या मुंबई बीएमसी और के रिजल्ट आते हैं तो आपके मनोभाव पे असर पड़ता है कि बीजेपी किस तरह से जीत रही है, हम इनको कैसे लड़ेंगे? मैं आज बता रहा हूं ईमानदारी से, जब हरियाणा में 100% हमको लगता था कांग्रेस आएगी, मनोबल गिरा पूरे देश में, केवल हरियाणा में नहीं गिरा, पूरे देश में कांग्रेस का मनोबल गिरा। फिर महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहां हमारा जो गठबंधन था वो इंडिया गठबंधन हार गया। बिहार का भी देखिए, ऐसा नहीं, हम हैं तो इंसान ही ना हम। कोई दुर्घटना होती है, माना किसी के पड़ोसी या किसी दूसरे का कोई व्यक्ति मरता है, जब हम सुनते हैं घटना तो हमें भी, आदमी का आत्मबल तो टूटता है ना। किसी को कैंसर से कोई डेथ हो जाती है तो हमको लगता है यार हर तीसरे चौथे पांचों आदमी को आज कैंसर हो रहा है, तो डर तो होता ही है। तो बिहार चुनाव के कारण ऐसा नहीं कि मनोबल नहीं गिरा, लेकिन हम योद्धा हैं। 62 में चाइना के साथ लड़ाई हुई हमारी, मनोबल गिरा हमारे हिंदुस्तान की फौज का कि हम बर्फीले एरिया पे हमने ट्रेनिंग नहीं दी थी अपने सैनिकों को चढ़ाई करे और लड़ाई करने की। तो अगर हम वही मनोबल के साथ रहते तो 65 पे हम पाकिस्तान को पराजित नहीं कर पाते। और अगर हमारा मनोबल उसी तरह गिरा रहता, हमारी फौज का भी, हमारे देश का भी, भारत सरकार का मनोबल उसी तरह गिरा रहता, तो 1971 में हम पाकिस्तान 2 टुकड़े नहीं करा पाते। वो ठीक है, बिहार के कारण हमारा मनोबल गिरा, लेकिन हमने फिर अपने को उबार लिया और हमने नई परिस्थितियों के हिसाब से जो खामियां वहां रही है, जो चीजें, जैसा उन्होंने 10,000 रुपए दिया महिलाओं के लिए, तो हमने उसकी तोड़ निकाल दी कि हम पहले से ही अपने भाषणों में कह रहे हैं कि 10,000 तुमको आएगा, हो सकता है 1 लाख आ जाए। बिहार में तो 10,000 है कि बिहार के लोग 10,000 में खुश हो गए। हो सकता है यहाँ पहाड़ के लोग थोड़ा नाक हमारी बड़ी है, पहाड़ियों की नाक भी, क्योंकि हम हिमालय में रहने वाले, तो हिमालय की नाक भी जरा ऊंची है हमारी, तो हो सकता है हम 10,000 में न माने। हम कहेंगे नहीं भाई 1 लाख खाते में आएगा, तब थोड़ा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है, तब हमारा अंगूठा जो है मशीन की तरफ, इनकी तरफ जाए। ये तो वोट खरीदना हो गया ना एक तरह से। खरीद ही तो रहे हैं। अब आप मुझे बता दो, ईमानदार से बता दो, आप थोड़ी देर ऐसे पत्रकार नहीं, वो एक उत्तराखंड के नागरिक के रूप में एक निष्पक्षता से मैं आप ही से पूछ रहा हूँ एक सवाल, आप मुझसे सवाल करें, मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ एज ए पत्रकार नहीं,
एक उत्तराखंड के नागरिक को, एक निष्पक्ष नागरिक रूप से पूछता हूं, क्या ये 4.5 साल की से सरकार, भाजपा सरकार, उम्मीदों पे खरी उतर पाई? उत्तराखंड के सपनों पे खरी उतर पाई? नौजवानों के साथ खरी उतर पाई? महिलाओं के साथ किसानों से खरी उतर पाई? नहीं उतर पाई ना। आपका ये जवाब होगा, भले अभी आप नहीं दे रहे हो जवाब। हरक सिंह जी, मैं एक बात कहूं, बाकी चीज़ों में मैं कमेंट नहीं करना चाहता, सबके प्लस माइनस है, बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, ये जो अभी लोगों की भर्तियां हुई हैं, मैंने इसमें देखा कि इसमें कम से कम इन्होंने हिम्मत दिखा के चीज़ों को ठीक किया। जो मेहनती बच्चा है उसको कम से कम नौकरियां मिल रही हैं। ये तो अभी की बात भैया, ये 9.5 साल में कितनी भर्तियां की आपने? एग्री, मैं मान रहा हूं। अब आप एक चीज सुनो ना, 9.5 साल में 9 साल आप खराब कर दो, बेड़ा कर दो। एक 10, 20, 50 या 1,000, 2,000, 4,000 लोगों को थोड़ा सा ईमानदारी से दो तो जो 9.5 साल आप पेपर लीक करते रहे, 9 साल पेपर लीक करते रहे, आज जो बच्चा मैं भट्ट जी आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो बच्चा भी ईमानदारी के साथ, आप कह रहे हो कि भर्ती में इन्होंने ईमानदारी दिखाई, जो बच्चा आज भर्ती हुआ उसका तो भविष्य अच्छा हो गया। लेकिन इन 9 सालों में, उस 9 साल में जिस बच्चे का भविष्य खराब हो गया वो तो नहीं दे पाया ना पेपर, उसकी तो उम्र बढ़ गई, उसको पीसीएस में 3 टर्म मिलते हैं, उसको तो 3 टर्म खत्म हो गए, उसका भविष्य तो खराब हो गया ना। बिल्कुल। तो अगर 1,000-2,000 लोगों को भविष्य अच्छा हुआ तो लाखों लोगों का भविष्य जो खराब हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं इसलिए कह रहा हूं, आज आपदा में देखिए, एक चीज सुनो, केदारनाथ में कांग्रेस सरकार थी, आपदा आई, आपदा सरकार के कारण आती, कौन उसके लिए हम सब दोषी है, जितनी सरकारें आती है वो सब दोषी है। और केवल सरकारें दोषी नहीं है, सरकारों के कार्यक्रम ही दोषी नहीं है, उसके लिए हम प्रदेश के लोग भी दोषी है कि हम प्याऊ लगाते हैं लोग। एक दिन मैं ऋषिकेश जा रहा था, वन पर्यावरण मंत्री था, प्याऊ रहा, मैंने रोका, उसने सोचा कि वो प्रसाद लेके, सूजी लेके मेरे पास भी आ गया। मैंने, मैं तेरी सूजी के लिए नहीं रुका हूं यहाँ, इसलिए रुका हूं कि मैं 1 किलोमीटर पीछे से आ रहा हूं। 1 किलोमीटर पीछे से साले पॉलिथीन के वो पड़े हुए हैं, वो ये क्या होता है, गिलास, और वो पड़े हैं प्लास्टिक, वो कटोरियां पड़ी है, करे साहब हमने तो वो रखे। अरे मैंने, तुमने यहाँ पे रखे ना, लोग गाड़ियों में क्यों दे रहे हो तुम लोगों को? लोगों से कहो कि यहीं पे खाओ और इस डस्टबिन में डालो। ठीक बात है। एक दिन मैं, उस समय तक फ्लाईओवर नहीं बना था, मैं हरिद्वार से आ रहा था, वो रेलवे फाटक पे जो है गाड़ी रुक गई मेरे से आगे वाला एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा, बंदरों को यूं खिला रहा। मैंने बुलाया उसको, मैंने, क्यों खिला रहे इन बंदरों को? कैसा भी भगवान का रूप है बढ़ने वाली। मैंने कहा ऐसा है ना, तुम इनको मौत दे रहे हो, इनको तुम खिला के, अगर तुम्हें इतनी सेवा करनी ना बजरंगबली के, जंगल में 1 किलोमीटर अंदर जाओ और वहां दे के आओ इनको प्रसाद। तुम इनको सड़क पे बुला के रोज एक्सीडेंट और इनके मौत को मुंह में धकेल रहो। तो हम तो हैं दोषी, लेकिन हमारी नीतियां, हम आज मुआवजा ठीक से बांटें, लोगों को सहायता ठीक से दें आपदा में, ये जिम्मेदारी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या हो गया कि मुझे तो बड़ा, मैं देखिए, मैं एज ए उत्तराखंड के नागरिक, कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, मुझको तो लग रहा है हम उत्तर प्रदेश में सही थे। और आज 90% लोगों से पूछो कि भाई उत्तर प्रदेश में हालत सही थे या आज हालत सही है, लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश में। बट सर, उसके लिए तो आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं ना, आप भी तो इसी सत्ता का पार्ट रहे हैं। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, मैं भी जिम्मेदार हूं कि हमने इस उत्तराखंड को इन 25 सालों में क्या सोच के हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी और कहां हमने उत्तराखंड पहुंचा दिया। एक चीज सुनो, पलायन तो हमेशा होता है, हर जगह होता है, केरल में भी हो रहा है, वो सब जगह होता है। लेकिन आप पलायन कर अनुपात देख लो ना, राज्य बनने से पहले पलायन कितना होता था, पलायन राज्य बनने के बाद पलायन कैसे हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, ना बीजेपी ना कांग्रेस की, इन 25 सालों में इसका मतलब हमारी नीति और हमारे कार्यक्रम, हमारे जो वो थे, योजनाएं थी, हम इतना प्रभावित नहीं कर पाए कि गांव से आदमी देहरादून आने के बजाय या हल्द्वानी के बजाय देहरादून का आदमी ऊपर जाए। तो सबसे पहले तो पॉलिटिशियन आ गए। मैं सुन तो रहा था, पॉलिटिशियन अगर नजीर रखते, सारे पॉलिटिशियन देहरादून आ गए, जो चुनाव जीतता है वो यहां बनाता है घर। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, मैंने भी देहरादून घर बनाया, लेकिन मैं श्रीनगर जाता हूं, आप मेरे गांव चलना, मेरे गांव के पूरे गांव के खेत बंजर हैं, एक हरक सिंह रावत के खेत आबाद है। मैं अब धान तो नहीं बो सकता क्योंकि रोज कौन धान पे काम करेगा, मैं गेहूं तो नहीं बो सकता, लेकिन मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे घाटी में है घर,
तो वहाँ आम होता है, जैसे बुगानी खिरसू में जो है सेब होता है, हमारे यहाँ गैड़ गांव में आम होता है, घाटी में थोड़ा गर्म होता है। तो मैंने आम के 200-250 पेड़ लगा रखे हैं। मैंने 1000 पेड़ आंवले के लगा रखे हैं। पिछले साल हमारा 80 क्विंटल आंवला निकला। 80 क्विंटल 80 क्विंटल आंवला निकला। मैंने प्रतापगढ़ का अच्छी वैरायटी का आंवला लगा रखा है और पूरा ऑर्गेनिक है। को खाद डालते हैं हम उनकी जड़ों में, कोई केमिकल नहीं, गोबर की खाद डालते हैं। जो गांव के लोग होते हैं उनसे उनका गोबर की खाद उनसे मांग लेते हैं, उसके बाद उनको आंवला बांट देते हैं। मैंने नीचे क्योंकि जो आंवले के पेड़ होते हैं उनमें इतना घना नहीं होता, उसके बीच में मैंने नींबू के पेड़ लगा रखे हैं, 400-500 नींबू पेड़। इसी साल मैंने अपने हाथ से 90 पेड़ आंवले के वो नींबू के लगाए, जो कई सूख गए थे, उनकी जगह नए नींबू के पेड़ लगा दिए। तो हमारा कुंटलों में नींबू निकलता है। फिर मैंने जो भिट्टे होते थे, सीढ़ीनुमा खेत हैं, उसमें जंगली घास निकाल कर उसे लेमन ग्रास लगा दिया मैंने। और मैं श्रीनगर भी मेरा घर है मेडिकल कॉलेज के पास, मैं उस घर में नहीं रुकता हूँ। मेरी माँ उस घर में रहती है। मेरी माँ कहती है तो हमको तो नीचे ले आए और अपने आप तो गाँव चले जाता है। मैं गाँव में रुकता हूँ। मैं रुद्रप्रयाग जाऊँगा, चमोली से आऊँगा तो मैं गाँव चले जाता हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, आप देहरादून में बना लो, हल्द्वानी बना लो, रुद्रपुर बना लो, रामनगर बना लो, कोटद्वार बना लो, लेकिन गाँव को मत छोड़ो ना। आज जो हमारा पर्यावरण जो आपदा खराब हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि हमने जो खेत छोड़ दिए। खेतों में जब हल लगता था ना, अनाज क्या होता था क्या नहीं होता तो एक अलग चीज है, लेकिन जब बारिश होती थी तो वो अंदर बारिश अंदर चली जाती थी, पानी अंदर जाता, धीरे धीरे रिश्ते थे, छुएं निकलते थे और उससे बाढ़ नहीं आती थी। अब क्या हुआ, जब हम खेती नहीं कर रहे हैं तो वो परत जो है, ऊपर की परत हार्ड हो गई, बारिश होती है सीधा बह जाता, तो फिर बाढ़ आ जाती, तूफान, नुकसान हो जाता है। तो मैं और आज जो हम केमिकल वाला खा रहे हैं देहरादून में, क्यों कैंसर हो रहा है? जब हम लौकी पे जो है इंजेक्शन, फूल वाली लौकी पे इंजेक्शन लगता है, वो 2 दिन में जो है 2 किलो की हो जाती। जो मुर्गा जो है 2 महीने 3 महीने में जो है 2 किलो का होना था, वो 22 दिन में 2 किलो का हो जाता है इंजेक्शन या ऐसे केमिकल चीज खिला के। दूध नकली है। तो इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, लोग हमारे पहाड़ में इतने न बीमार होते थे, कभी कैंसर नहीं सुना होगा। अब जिसको देखो उसको कैंसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने पहली मीटिंग बुलाई थी योजना आयोग की, और मुझको बुलाया था उन्होंने। संजय चोपड़ा उस समय सचिव थे, उसके संजीव चोपड़ा जो महाराष्ट्र काडर के थे, हाँ, उनको मेरे को बुलाया था। मैंने उस समय कहा था, मैं वन मंत्री रहा हूं, हम पेड़ लगा रहे हैं, वो सारे पेड़ नर्सरी में देखोगे तो वन विभाग की नर्सरी में सारे वो पेड़ मिलेंगे, जैसे वो यूकेलिप्टस है उसके मिलेंगे। अरे मैंने कहा मल्टी डायमेंशन पेड़ लगाओ, क्योंकि सारे जानवर तो मांसाहारी नहीं है, और हमको एक सर्किल है, एक श्रृंखला हुआ है कि अगर टाइगर है, भालू है, अगर वो मांसाहारी है, वो तो घास नहीं खाता, फल नहीं खाता, मांसाहारी है, तो मांसाहारी के लिए हमको हिरन चाहिए, हिरन के लिए हमको घास चाहिए, जंगली गाय के लिए हमको घास चाहिए, बंदर है तो उनके लिए हमको फ्रूट चाहिए। तो जंगल में मल्टीपर्पज पेड़ लगाओ, जिससे कि हमारे जानवर जंगल में रहे, वो गांव में आक्रमण न करे। कारण क्या हो गया, ये जो हमने सारा चीड़ हो गया, मैदान में यूकेलिप्टस हो गया, साल हो गया, मल्टीपर्पज पेड़ नहीं है ना जंगलों में। इसलिए मैं जब वन मंत्री था, मैं अधिकारियों से कहता नहीं भाई, इसलिए मैं आज आपको कह रहा हूं, हमारा उत्तराखंड राज्य के इन 25 सालों में गर्त में डूब गया है। मैं आज बट सर आप ये मैं पहले भी कहा, मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, हमने ये नेताओं के लिए बनाया। मैं तो खुद कह रहा हूं, पहले 19 विधायक थे और हरिद्वार मिला के 22 विधायक थे, अब 70 हो गए। पहले 2 या 3 मंत्री बनते थे, अभी और बढ़ेंगे नए डिलिमिटेशन के बाद, और बनेंगे। तो अधिकारी पहले कहता 13 जिले थे, 13 डीएम, 2 कमिश्नर, 15, एक आध कोई और उद्योग कमिश्नर या कुछ होता था, आईएएस अफसर 15-16। आज 100 से ऊपर आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए। और मैं आईएएस के पास तो काम भी है, मैं सोचता हूँ पीसीएस के पास तो काम भी है, चलो सचिवालय में अपर सचिव हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। आईपीएस के पास जब तक वो कप्तान है तब तक काम है, 2 डीआईजी के पास काम है, जो 2 रेंज है, और डीजीपी के काम पे काम है। बीच के जितने आईजी वो है, उनके पास जितनी तनख्वाह मिलती है ना, उनसे भाई साहब उसका जो है 10 गुना भी वो काम नहीं होगा उनके पास। फॉरेस्ट विभाग के पास, मैं तो फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से कहा एक दिन, जो 39 या 40 डिवीजन है, उन पे चलो टेफू पे काम है,
7-8 कंजर्वेटर हैं, उन पे काम है। उसके बाद सीधे उसके पास काम है जितने कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर, असिस्टेंट चीफ को वो के किसी के पास कोई काम नहीं। तो हमने तो ये प्रदेश जो है अधिकारियों और नेताओं के लिए बना दिया। हम जनता के लिए क्या किया हमने? अच्छा, इन 25 सालों में कोई उपलब्धि बता दे कि ये काम हुआ है साहब इस प्रदेश में राज्य बनने के बाद। थोड़ा बहुत तिवारी जी के समय में काम हुआ, कांग्रेस सरकार में काम हुआ। अगर आज जेएमएस रोड बनी है, ईसी रोड बनी है, आप मुझे बता दो ना, अब ये स्मार्ट सिटी है देहरादून, नाश हो गया ना स्मार्ट सिटी के नाम पर। इसका क्या काम हुआ बताओ मुझे? आपको फीलिंग नहीं आती स्मार्ट होने की? मुझे लगता है अगर आपको रमेश भाई को आती होगी तो मैं समझ लूंगा, हाँ मेरे को भी आती। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो आजकल दिल्ली ज्यादा रह रहा हूँ। ना तो हफ्ते में तो आते होंगे। तो वहां से आते हुए जहाँ पे घर, जहाँ यहाँ रुकते हो, इसी यहीं रुकते हो आप? हाँ जी। तो वहां से आईएसबीटी से या ट्रेन से आते होंगे। वहां से आते हुए यहाँ आते हुए लगता नहीं आपको कि ये स्मार्ट सिटी है कि नहीं है? या जब बारिश होती है, आप सोचो कभी आपने देहरादून में सहज धारा में देखा इतना तबाही होते हुए? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार हैं। मतलब केवल कौन भाजपा को नहीं कह रहा हूं मैं, ये 25 साल की सरकार जिम्मेदार है। आज ऐसा भी निर्माण क्यों होने दिया आपने? ऐसा भी निर्माण क्यों होने दिया भाई आपने कि आज तबाही हो रही है? तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि सचमुच अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत ठगाव जैसा महसूस कर रहा है। बट रावत जी, मुझे लगता है कि आप अनजान हैं या आपको मालूम है, आपके खिलाफ भी तो चक्रव्यूह रचा ही जा रहा होगा ना। आपको भी तो करेंगे भाई कर्मकार बोर्ड मामले में कुछ कर ले। आपकी गर्दन फांसने की पूरी तैयारी है। कर लेना, कुछ भी कर ले। तो आपको डर लग रहा है इस बात से? नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। वो कहते हैं कि साहब टूल किट, साइकिल, छाता, अपात्र लोगों को बांटी, सैनिटरी नैपकिन 11 करोड़ के कहाँ गए नहीं पता, पैरामेडिकल कॉलेज में ऐसे श्रमिकों को भेजा गया, सारे हॉस्पिटलों को छोड़कर अपने पैरामेडिकल कॉलेज को पेमेंट किया जो सहसपुर में है आपका। हाँ, तो लेबर के स्किल डेवलपमेंट के नाम पे 65 करोड़ का पेमेंट कर दिया। ये सब मुझे नहीं मालूम, ये सब आप पे एलिगेशन लगते हैं। एक चीज सुनो, मेरे श्रम मंत्री से हटने के बाद आज कहीं दिखाई दे रहा है श्रमकार बोर्ड? ना उससे पहले कहीं दिखाई दे रहा था। भाई आप जब श्रमिकों के नाम पर 1.5% या 2% उन कामगार मजदूरों के नाम पर लेबर सेस ले रहे हो तो उनके लिए योजना नहीं चलाओगे? और दूसरी चीज मैं आज आपको कह रहा हूं कि हमने एक रुपए की भी बेईमानी मेरे स्तर पर नहीं हुई। मैं आज बता रहा हूं, मैं बहुत कागज का पक्का रहता हूं, बहुत कागज का पक्का रहता हूं। बट यहां तो चक्रव्यूह है आपके खिलाफ। तो पाखरो टाइगर सफारी में भी तो यही कह रहे थे। पाखरो टाइगर सफारी में भी तो यही कह रहे थे। उस समय सब लोगों का पता नहीं क्या मैंने पेड़ काट दिया, पता नहीं कितने बेईमानी कर दी हो। मैं तो करा रहा हूं, किसी एजेंसी से जांच करा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि इतने सारे पेड़ काटे गए। अरे पेड़ काटे गए तो अब सीबीआई ने कितना कहा? ऐसे हवा में बोलना। बट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही तो एक ऑथेंटिक एजेंसी है भारत की जो फॉरेस्ट के मामले में बता सकती है। उन्होंने बिना सर्वे के हवा में बात करी। जब उसी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई की जांच हुई और ईडी की जांच हुई तो क्या आया? 2000 या कितने पेड़ दिया है सीबीआई ने दिए? कहां 6000 पेड़ की बात हो रही थी। मेरी तो कहीं भूमिका नहीं है उसमें, क्योंकि एक प्रोसेस होता है। ऐसे श्रम विभाग में मंत्री हूं, श्रम विभाग का। आपके अफसर कहेंगे हरक सिंह रावत ने सारे खेल खुद रचे और आप कह रहे हैं मेरी कोई भूमिका नहीं और हमें फंसा गए। मैं कह रहा हूं मेरा काम है, मैं आप मेरे अधिकारी, मैं कहूंगा भाई श्रमिकों को पैसा इसके लिए योजना बनाओ, तो क्या गलत है? बट जवाबदेही तो आपकी होनी चाहिए। जवाबदेही मंत्री की नहीं होती है, उन अधिकारियों की होती है। टेंडर करने का काम हरक सिंह रावत का थोड़ी है। ये चेक करने का काम क्वालिटी सही है कि नहीं है हरक सिंह रावत। अब मैं उधम सिंह नगर जाऊंगा कि फिर मिनिस्टर की क्या जवाबदेही? अगर ये मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि योजनाओं को सही, जो जिस चीज के लिए योजना बनी है, जिन श्रमिकों के लिए योजना बनी है, जो पैसा जिन श्रमिकों के हित के लिए किया जा रहा है, उनके लिए योजनाएं लाना, योजनाएं चलाना। और हमने भारत सरकार, प्रदेश सरकार के स्तर पर कोई टेंडर नहीं। तो आप कह रहे कर्मकार बोर्ड पर आपकी गर्दन नहीं दबाने वाले? कोई कर ही नहीं सकता। कुछ भी कर लें, कुछ क्या, जो चाहे एजेंसी से जांच करा लें। कारण क्या है? मैं कागज का बहुत पक्का हूं, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी रहा हूं,
मैं जानता था कि मैं भले के लिए कोई योजना चला रहा हूं, लोग मुझे फंसाएंगे, इसलिए हमने केंद्र सरकार के एजेंसियों को टेंडर दिया, काम जो भी दिया भारत सरकार के एजेंसी को दिया, जो भारत सरकार की एजेंसियां उनको काम दिया, उन्होंने टेंडर किया, सामान भेजा। श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं, माना 3,000 साइकिल रुद्रपुर पहुंची, तो रुद्रपुर का जो हमारा श्रम विभाग का जिम्मेदार अधिकारी होगा वो रिसीव करेगा, श्रमिकों को बांटेगा। बट वो तो पड़ी रही नहीं, जो पड़ी रही तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अगर माना 3,000 साइकिल रुद्रपुर पहुंच गई, श्रम विभाग के अधिकारी ने उस वाउचर पर साइन किए कि हाँ 3,000 साइकिल मैंने रिसीव कर दी, उसने भारत सरकार की जिस एजेंसी को हमने काम दिया था, कार्यदायी संस्था बनाया था, उसको रिपोर्ट भेज दी। उसने उस कार्यदायी संस्था ने या उस भारत सरकार के उस कॉरपोरेशन ने हमको बिल भेजा, हमारे अधिकारियों ने बिल स्वीकृत करके भारत सरकार को उस एजेंसी को पैसा दिया। जैसे माना निर्माण निगम है उत्तर प्रदेश का या सीपीडब्ल्यूडी है माना केंद्र सरकार का, अगर वो काम कर रहा है, प्रदेश सरकार के कोई काम कर रहा है, तो टेंडर करने की जिम्मेदारी, क्वालिटी कंट्रोल करने की जिम्मेदारी उसकी है या हमारे उस फील्ड ऑफिसर की है। हमारे उस फील्ड ऑफिसर, बट सर ये नया तरीका निकाल दिया करप्शन का है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिलिएटेड एजेंसीज हैं, इनको काम दे दो, टेंडर से बच जाओगे और इस पे कोई आप पे सवाल भी नहीं उठाएगा। आपको नहीं लगता है नया तरीका इजाद कर लिया? ठीक भी है ना, किसी को तो दोगे ना आप कम। हमारे श्रम विभाग के पास कोई प्रोसेस नहीं है, कोई हम पे एजेंसी नहीं थी काम करने की, कोई एजेंसी नहीं थी। जो दूसरे प्रदेशों में भी ये काम कर रही थी एजेंसियां, हमने उनको काम दे दिया। उनसे कहा, हमने प्रदेश सरकार के एजेंसी से कहा, जब प्रदेश सरकार में कोई एजेंसी काम करने, हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉर्पोरेशन था ही नहीं, तो हमने भारत सरकार की एजेंसी से कहा कि अगर आप काम कर सकते हो, वो गवर्नमेंट की एजेंसियां, वो दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह काम कर रही थी। तो हम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे विभाग हैं, हम प्रोसेस से बच जाएंगे, उनका काम ही यही है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या है। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल का एग्जांपल दिया, मान लीजिए उस श्रम अधिकारी ने 3,000 का वाउचर साइन किया, 3,000 साइकिल उसने रिसीव की, अगर वो 3,000 पात्र व्यक्ति तक नहीं पहुंची तो हरक सिंह रावत को उस व्यक्ति को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। कोई शिकायत मेरे को करे तो अब आज तो मैं मंत्री नहीं हूं, उस समय हमने सारे अपने मान्य विधायकों को, चाहे वो जैसे ये थे अपने चौहान जी, मुन्ना सिंह चौहान, नहीं ये प्रीतम सिंह जी, भले वो कांग्रेस के विधायक थे। प्रीतम सिंह जी तो अब आपके साथी हैं। उस समय वो बीजेपी, मैं बीजेपी का मिनिस्टर था, वो कांग्रेस से थे। तो मैंने प्रीतम सिंह जी का फोन आया कि साहब हमारे यहाँ सामान बंट रहा है और मेरे नहीं, तो मैंने अपने श्रम विभाग अधिकारी से कहा, भाई वो जनप्रतिनिधि है, उनके क्षेत्र में उनका सहयोग लो सामान बांटने के लिए, कि जो श्रमिक हमारे हैं उन तक सामान पहुंचे। मैंने शुरुआती अपने इनसे की, तिरुवेंद्र भाई से प्रेमनगर में एक कार्यक्रम था, वो जो हमारा मंदिर है, प्रमुख धार्मिक स्थल है, साइकिल बांटने की शुरुआत मुख्यमंत्री तिरुवेंद्र राव से करवाई मैंने। तो हमने तो वाजिब, क्योंकि मेरी भूमिका क्या है कि पैसा, जैसे बहुत सारे विभागों से पैसा नहीं आता था, लेबर सेस नहीं आता था, जैसे रेलवे से नहीं आ रहा था, भारत का डिफेंस से नहीं आ रहा था, तो मैंने हर हफ्ते रिमाइंडर भेजता था उनको कि भाई आज आपके जो सिविल वर्क होते हैं उसका पैसा, हमारे लेबर सेस नहीं आ रहा हमारे प्रदेश में। अब जैसे राशन किट है, भारत सरकार के, उसमें संतोष गंगवार जी श्रम मंत्री थे, और उन्होंने कहा कि बहुत सारे कोविड के समय में जब ऐसी समस्या आई कि बहुत सारे श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन नहीं थे, ठीक है, लेकिन वो मजदूर थे, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं थे और मजदूर थे, वो कोटद्वार में ये भूखे प्यासे कोई खिलाने वाला नहीं, तो उन्होंने वर्चुअल मीटिंग में कहा हमसे कि वो रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है, भले रजिस्टर्ड श्रमिक नहीं है, फिर भी उन्हें आप भोजन दीजिए, लेकिन फिर भी श्रम विभाग की ओर से उनको जो राशन किट आप वितरण करो। तो हमने उनको राशन किट भारत सरकार के, बट मुझे कई ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि साहब हमने राशन किट बनू के दी, आज भी हमारी पेमेंट नहीं हुई है। अब वो नहीं हुआ होगा, वो तो वो जाने, क्योंकि अब मैं जब हट गया प्रोसेस में, देखिए जो जिन्होंने बना के दी है और जिससे टेंडर दिया होगा, जिस एजेंसी ने टेंडर दिया होगा, जिससे भी टेंडर दिया होगा, उस तक अगर बिल वहां तक नहीं पहुंचा, माना आपने राशन किट सप्लाई किया, आपने बिल भेजा,
ठीक है, भारत सरकार की उस एजेंसी ने जिसको भी टेंडर दिया गया, उसने अगर श्रम विभाग को हमारे अधिक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर या उसके जो लेबर इंस्पेक्टर उसके बिना वेरीफाई के तो पेमेंट हो ही नहीं सकता था। और पैसा हमारे यहाँ से फिर उस सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी को जाएगा, क्योंकि हम तो सीधे इन्वॉल्वमेंट नहीं ना हमारा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि हमारे पास इतना लेबर नहीं है, हमारे पास स्टाफ ही नहीं था। लेबर विभाग के पास दो तीन एक दो वो भी ऑन ड्यूटी से श्रम विभाग या इधर उधर से थे कर्मचारी अधिकारी। हम पे तो सिस्टम पूरा सिस्टम ही नहीं था। हम तो लेबर श्रम तो कुल मिलाकर एक लाइन में समझा जाए, आपको इससे कोई चिंता नहीं है? नहीं, हमें कोई चिंता होगी? आप बिंदास हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? हम पे क्यों चिंता आप होगी? क्योंकि फॉरेस्ट मिनिस्टर रहे इस समय, ये जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हरक सिंह रावत जी, आपने इतने नहीं सुना होगा कि इतने ज्यादा ही घटनाएं जो सामने आ रही हैं। मैं खुद कह रहा हूं, मैं तो अपने भाषणों में कहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि ये जैसे भालू है, पहले भी होती थी, लेकिन भालू कभी मारता नहीं था, घायल कर दिया किसी को, वो भी 2-4-5 साल में एक घटना होती थी। बाघ भी जो है कभी एक आध घटना कोई हो जाती थी साल भर में। इस समय तो ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई ब्लॉक कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कि गांव में लोग दिन में भी नहीं निकल पा रहे, सुबह शाम तो छोड़वाओ, दिन में भी नहीं निकल पा रहे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो है, ये कहीं ना कहीं ये इसमें कहीं ना कहीं जो है वो मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ी इसको योजना प्लानिंग चाहिए। इसीलिए मैं पाखरों टाइगर सफारी बना रहा था कि जो घायल हो जाता है, आदमखोर हो जाता है, ऐसे टाइगर के लिए वो टाइगर सफारी हो। हमने डेला में बनाया रेस्क्यू सेंटर, लेकिन वो भर गया वो आदमखोर बाघों से। चिड़ैपुर में बनाया हमने रेस्क्यू सेंटर, वो भर गया। अब कहाँ रखेंगे हम वो जो आदमखोर बाघ हैं? कहाँ रखेंगे हम वो जो आदमखोर सुअर हैं? ये वो हैं भाई, भालू हैं। तो इसके लिए हमको पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा एक जो मैं बहुत पहले भी अपने जब मैं वन मंत्री था कह रहा था कि भाई 3 लोगों को मार दिया तब हम उसको आदमखोर घोषित करेंगे। तो हम इंतजार करेंगे क्या? इसीलिए तो बट आपके तो मित्र ही हैं अभी जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं। मित्र होने से नहीं होता। देखिए, मित्रता व्यक्तिगत है, मेरे ऋतु से बहुत अच्छी भाईचारा है, गणेश जोश से भी है। लेकिन आप तो आजकल सब पे हमला है। हमला वो मंत्री पे कर रहा हूं, हमला व्यक्तिगत नहीं हमला हो रहा है। तो आप जब मिलते हैं तो उनसे मेरे पे भाजपा सरकार ने ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, तो ऐसे तो धामी भी मेरा अपने मित्र है, पर भेजने वाले तो यही लोग हैं ना। तो इसके बाद जब कभी आप आमने सामने होते हैं तो फिर बातचीत होती है? कल मैं ऋतु मिली थी स्कूलदार मेरी शादी में। हाँ। और जो शादी थी वो भी भाजपा का बहुत उमेश जो कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रहा प्रदेश का, क्योंकि मेरे 80 से मैं छात्र राजनीति का था, तब से मेरा दोस्त है। मैं गया था शादी में, वहाँ तिरुवेंद्र भाई भी मिल गया, वहाँ तीरथ भी मिल गया, धन सिंह मिल गया। तो फिर सबसे मुलाकात हुई? हाँ, बड़े फोटो खिंचाया हमने। ऋतु खंडूड़ी से भी खिंचाया। देखिए, व्यक्तिगत संबंधों का होना अलग चीज। ये अच्छा है वैसे, व्यक्तिगत बहुत बढ़िया रखो और पब्लिक डिस्कोर्स में। एक चीज सुनो, जहां एज ए मैं तो कह रहा हूं, अगर हरक सिंह में कोई आप हरक सिंह रावत की एज ए नेता, मैं एज ए मंत्री अगर आप बोलो कि अब जैसे यही आप कह रहे हो श्रम विभाग का, भाई अगर मैं गड़बड़ था, प्रदेश में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार, जब तक अगर मैं भाजपा में था तब तक आपने क्यों नहीं करा ये? तो तब तक आप भाजपा में थे ना। हाँ, तो इसको आप हरक सिंह रावत को जो है विपक्ष होने के नाते टारगेट कर रहे हो। तो ये तो आपका बयान होगा, ये तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे जब आपको पकड़ेंगे। अरे भैया सुन लो, इनके औकात नहीं है हरक सिंह को छेड़ने की। जब ये छेड़ेंगे सर, वो आपको छोड़ने वाले नहीं है, आप देखिए। आप मुझे नहीं छोड़ने वाले, तो ये भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। आपके पास ऐसा क्या उनके? बहुत सारी चीजें करा लें जांच। और इसमें श्रम विभाग में तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं के लोग हैं, इनके सबसे नजदीक है सप्लायर, और जो सबसे इन्हीं के खास लोग हैं। तो आप इन सब का आपने सबकी लिस्ट बना के रखी है? नहीं है ना, मालूम अधिकारियों ने लिखा है। तो आप क्या इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं, मेरे को हाथ डालोगे, मेरे पास भी तुम्हारी कुंडली है ना? उनको भी मालूम है क्यों नहीं छेड़ पा रहे, इसलिए नहीं छेड़ पाते। देखिए, मैं इतनी ऊंचा आवाज में बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? ये ज्यादा क्या करेंगे? जैसे उज्जैनी प्रकरण को खड़ा कर दिया, जिस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था उसको खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ, जिसने भी किया मेरे दुश्मनों ने। वो तो मेरा बड़ा दिल है, उसके बावजूद मैंने उसके बाद भी भगत कोश्यारी कहने से मुकदमा वापस लिया। मैंने आज से नोटियाला उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया था विजय बर्तवाल के खिलाफ, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट में
इन दोनों का उल्लेख है कि इन्होंने दबाव डाला उस जैनी पे कि तुम हरक सिंह का नाम लो। ये सीबीआई की रिपोर्ट में है। उसी रिपोर्ट के आधार पर मैंने इनके खिलाफ दिल्ली सीजेएम कोर्ट में मुकदमा करा था। फिर कोश्यारी जी ने कहा भाई राजनीति में छोड़ो ना, मैंने विड्रॉ कर दिया। अब ये मेरा बड़ा दिल है कि मैं सोचता हूँ ठीक है, मुझे लोगों ने मारने की कोशिश करी, लेकिन मैं इतने नीचता पे नहीं गिर सकता कि मैं अभी लोगों को मारने की कोशिश करूं। राजनीतिक लड़ाई को राजनीतिक रूप से लड़ेंगे, और ये लड़ेंगे आप आगे भी। हाँ, क्यों नहीं लड़ूंगा भाई, लड़ूंगा। तो आपके मुद्दे क्या होने जा रहे हैं? आप कभी बैठ के सोचते हैं कि हमें किन मैं रोज सोचता हूं कि प्रदेश के मुद्दे होंगे, फिर विधानसभा के मुद्दे। जैसे मैं कोटद्वार की बात करता हूं तो वहां लाडांग की लड़ाई, मेडिकल कॉलेज की लड़ाई। अब मैंने कल कोटद्वार में प्रेस से कहा भाई मेरठ से कोटद्वार की सड़क, बल्कि पत्रकारों ने कहा, मैंने कहा मैंने स्वीकृत कराई थी नहीं गडकरी से जब मैं था। कह रहे वो तो रितु खंडूड़ी कह रहे मैंने कराई। मैंने कहा आप प्रेस वाले, उनमें से एक कह रहे नहीं आपने, तो उनमें कई प्रेस वाले, उनका नहीं हम थे प्रेस काउंट में जब राव जी स्वीकृत करा के लाए थे। मैंने कहा कोटद्वार से जो है श्रीनगर तक 1000 करोड़ रुपए में सड़क स्वीकृत करने के लाया था कि नहीं लाया था? मैंने कहा उठा लो ना अखबार उस समय के, जो मैंने प्रेस करी है अपने घर पे कोटद्वार में, कि मैं 1000 करोड़ चौड़ी सड़क चौड़ीकरण करने के लाया हूं। तो इसलिए कि जो हमने काम किए हैं, जो हम काम कर सकते हैं उसको ओपन बोलते हैं, नहीं कर सकते आत्मबल होता है, इसलिए ऊंची आवाज होती है। तो कौन सा सबसे बड़ा इशू आपका रहने वाला है? देखो, महिलाओं का उत्पीड़न है बहुत, इस समय माहौल खराब है, रोजगार है, पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार है, आपदा है। ये सारे मुद्दे ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे प्रदेश को जो है इस समय मतलब एक तरह से अंदर से तोड़ दिया इन मुद्दों। हरक सिंह जी एक बीच बताइए, आप भी तो पौड़ी से ही हैं। पौड़ी ने इतने बड़े लीडर दिए उत्तराखंड को, देश को, लेकिन वो पौड़ी आज कहाँ है? खत्म है। मैं यही कह रहा हूं ना, आप सतपाल महाराज के गांव लिया खाल है, इंटर कॉलेज हाई स्कूल, अब तो इंटर कॉलेज मैंने हाई स्कूल मैंने बनाया था, उसमें पौड़ी विधानसभा में था जब यूपी का टाइम पे। जब हम लोग जो है खुद ही नहीं अपने गांव में अपने घर को खुद ही नहीं कुछ कर पा रहे हैं। आज पौड़ी 2 जिले में, माफ करना, जहां सबसे बड़े साहब हुए ना 2 जिलों में, पौड़ी और अल्मोड़ा में सबसे ज्यादा पलायन यही हुआ। हेमंती नंदन बहुना पौड़ी में, विजय बहुना, खंडूड़ी, निशंक, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत, हरक सिंह रावत, चलो मैं तो बहुत छोटा हूं, सतपाल महाराज, जनरल बिपिन रावत, NSA साहब, ये डोभाल, और IAS ऑफिसर कितने ही हुए, सुंदरलाल जो रिटायर IAS है, DM उधम सिंह नगर। ऐसे अल्मोड़ा में मुरली मनोहर जोशी, स्वर्गीय शोभन सिंह जिन्ना, सारे जनरल बिपिन जोशी, नहीं जनरल जोशी, सारे इंदु कुमार पांडे, सारे IAS IPS अल्मोड़ा जिले के। और सबसे ज्यादा पलायन इन 2 जिलों दोनों जिलों में हुआ, जहां सबसे बड़े साहब हुए। यार योगी तो भूल गया मैं। तो जितना सबसे बड़ा साहब जहां से हुए हैं, सबसे बड़े लोग जहां से हुए, इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा पलायन हुआ है। आप लोगों ने प्लान किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और योगी जी जब आएंगे यहाँ पर, वो बात अपनी रखेंगे, तो आप उनको कैसे उनका सामना करोगे करके? देखिए, मैं एक निवेदन करूं आपसे। हाँ। मैं चुनाव लड़ा कांग्रेस से 2002 का। मैंने बताया ना कि मेरा घर भी नहीं था, कुछ नहीं था, मैं जीता चुनाव वहां। भारत सिंह रावत इतने वरिष्ठ नेता थे उत्तर प्रदेश के, मैं चुनाव जीता ना। कन्हैया जी रुद्रप्रयाग के बहुत बड़े नेता थे, मेरा तो जिला भी नहीं, मेरा घर भी नहीं, मैं जीता ना चुनाव। तो नहीं आया मोदी, तब नहीं आए थे मोदी, तब भी आए थे, तब भी बड़े नेता आए थे। ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हिमाचल में नहीं गए क्या मोदी जी? और वो क्या मोदी जी क्या हिमाचल नहीं गए क्या? योगी जी क्या हिमाचल नहीं गए क्या? योगी जी तो आएंगे भी नहीं, 1 आध दिन के लिए आएंगे, क्योंकि योगी जी तो खुद ही चुनाव में उलझे होंगे अपना उत्तर प्रदेश में। तो देखिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हम पे निर्भर करता है। चुनाव समय पे होंगे या जल्दी हो सकते हैं? जल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिकॉज क्या है, इसलिए कि देखिए 14 जनवरी से अर्ध कुंभ शुरू होगा और वो 2-3 महीने चलता है। तो कुंभ में वही टाइम चुनाव का है। हाँ, वही चुनाव का टाइम है, क्योंकि मार्च तक सरकार बननी चाहिए। मतलब जो पिछले सरकार बनी, तो आपकी इस लिहाज से तैयारी है?
हाँ, हम उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में चुनाव हो जाएंगे, हम ये मान के चल रहे हैं। और कैंडिडेट आपने 70 कैंडिडेट टारगेट कर लिए? नहीं कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि हर विधानसभा में हमने एक बार को टारगेट कर दिया कि यही यही होगा, लेकिन हम कर रहे हैं। गैरसैंण को लेके हम लोग ने गैरसैंण को साफ फुटबॉल बना के रखा है, तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों है इन 25 सालों में हम अपनी राजधानी फिक्स नहीं कर पाए साहब? मैं एक निवेदन करूं, मैं राजनीतिक उससे नहीं बोल रहा हूं, ये गैरसैंण की बात बड़ी बड़ी, चाहे हम करें, चाहे बीजेपी के लोग करें, चाहे यूकेडी के लोग करें। भाई यूकेडी भाजपा के साथ सहयोगी दल था, क्यों नहीं बना पाई उसमें? ये सब दल छलावा कर रहे हैं। ये केवल मैं इस समय राजनीतिक रूप से कांग्रेस कार्यकर्ता रूप में नहीं कह रहा हूं। देखो व्यवहारिक नहीं है, मैंने कहा गैरसैंण में इस बात को। कारण क्या होता है कि आपने वहां देखो, राजधानी होने में और सत्र चलाने में अंतर है। ये जो अभी हम चला रहे सत्र चला रहे हैं, राजधानी नहीं है, समर कैपिटल है। समर कैपिटल भी नहीं है। समर कैपिटल का मतलब ये हुआ कि समर में सारे विभाग भी वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब इस समर सत्र है, केवल विधानसभा आयोजित हुई 3 दिन 4 दिन जो भी हुई, और मैंने कहा था 3 दिन भी नहीं होती है, और 1 दिन भी नहीं हुई, इस समय तो 1.5 दिन भी नहीं हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां विधानसभा जो है, हमें पहले वहां ढांचा खड़ा करना पड़ेगा ना। मैंने एक वहां एग्रीकल्चर, हिल एग्रीकल्चर कॉलेज खोला था, आज तक नहीं वहां शुरू हो पाया। तो पहले कुछ तो आधारभूत ढांचा तो खड़ा करो ना। वहां पानी की योजना मैंने एक प्लानिंग की थी, वो वहां से जो है, ये जो पिंडर घाटी है वहां से जो है पेयजल योजना वहां के लिए। आप वहां आधारभूत ढांचा जब तक नहीं खड़ा करोगे। आप कह रहे हैं कि गैरसैंण प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है राजधानी बनना? नहीं, प्रैक्टिकली क्यों है, हमको वहां हेलीपैड बनाना पड़ेगा हमको पहले एक, वो भी केवल हेलीकॉप्टर के लिए नहीं। मैंने विजय भवन चीफ मिनिस्टर थे, जब हरीश राव चीफ मिनिस्टर थे, मैंने कहा था पहाड़ी काट के भारत सरकार से बात करके हेलीपैड बना दो। न्यूजीलैंड में जो है समुद्र के किनारे बना है हेलीपैड, विलिंगटन में। कारण क्या है कि जब तक जो चीजें केवल राजनीति के लिए आप बातें करो कि साहब हम गैरसैंण राजधानी बनाएंगे, आप केवल लुभावने नारे के लिए भावनाओं से खेल रहे हो। भावना से खेल लो आप। बट आप कह रहे हैं कि अगले कुछ सालों तक ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। इसलिए नहीं है कि देखो, मैं आप इससे पूछ रहा हूं, बड़जी आप पत्रकार हो माना, आप किसी न्यूज चैनल के उत्तराखंड के इंचार्ज हो गए और आपको गैरसैंण भेज दिया, तो आप बच्चों को वहां ले जाओगे? अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए ना आपको, तो आप परिवार यहां देर दिन रखोगे, तो हफ्ते 2 दिन में फिर रुद्रप्रयाग से अप डाउन करोगे यहां से गैरसैंण से। ये जितने अधिकारी हैं, अच्छे काडर के अधिकारी उस दिन से काडर चेंज कराना शुरू कर देंगे अपना, जिस दिन गैरसैंण हम राजधानी बनाएंगे। जाएंगे नहीं। अभी पहाड़ में बैठते ही कहा, अभी आपने हंगामा किया था, मैं देख अभी रहा था। पौड़ी नहीं बैठे हैं, आप बताओ ना। आप गए थे बीच में पौड़ी कभी देखने के लिए? बैठे नहीं बैठे ना। अच्छा, जब मैं वहां हल्ला मचाता हूँ 10-20 दिन बैठ जाते हैं, फिर वही डाक के एक बार। तो हर 20 दिन में मचा दिया करो ना बल्ला। अब होता क्या है ना कि अब सब जगह मचाना पड़ता है हल्ला, तो अब कोटदा जाऊंगा तो लाल डांग के आप एक बढ़िया जागर लगा दो एक दिन पौड़ी में जाके। करूंगा, लेकिन इतने बेशरम हो गए लोग कि अब क्या करूं मैं, बताओ। अब टीरी में है टीएसडी शिकायत अधिकारी, कोई सब रिस्क केस बैठते हैं या दिल्ली बैठते हैं। अच्छा, अब हाथ भी देखते हैं क्या? नहीं, मैंने जब 98 में जब मायावती जब जिले बनाए, मैंने कल्याण सिंह जी समर्थन वापस ले लिया मायावती ने, तो मुझे मायावती ने खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, तो मैंने भी रिजाइन कर दिया कि भाई जिस चीफ मिनिस्टर ने मुझे बनाया, अब वो सरकार में नहीं, तो मैं, हालांकि मेरा 5 साल का कार्यकाल था, तो लेकिन मैंने रिजाइन कर दिया नैतिकता के आधार पर। तो फिर वो पॉलिटिकल क्राइसिस का समय था, मैं उसमें कांग्रेस में भी सम्मिलित नहीं हुआ था। 98 में मैं कांग्रेस में सम्मिलित हुआ। वो 6-7 महीने ऐसा रहा कि मैंने, जहाँ मेरे घर के पास हमारा एक छोटा सा होटल है शिविका, मेरी बेटी के नाम पर,
तो मैं वहाँ एक कमरे में मैंने टीवी टूवी कुछ नहीं लगाया, तो मैंने अपने अंग्रेजी को अच्छा, क्योंकि हम लोग ए फॉर एप्पल 6 से शुरू किया हमने, बी फॉर बुक जो है 6 से शुरू किया। उस समय कॉन्वेंट स्कूल और इंग्लिश मीडियम स्कूल तो होते नहीं थे, ठीक बात। प्राइमरी स्कूल होते थे, अब मास्टर भी हाई स्कूल इंटर होते थे, तो हमारे अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। और क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो हम मैथ्स पे फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते, केमिस्ट्री पे ध्यान देते, हिंदी और इंग्लिश पे तो जो है एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले तैयारी करते थे एग्जामिनेशन की कि भाई पास होना है, बाकी हम मैथ्स और फिजिक्स पे ध्यान देते थे। और जब यूनिवर्सिटी में जो है इंग्लिश मीडियम होना था बीएससी में, तो मैं नेतागिरी में आ गया और मैं उसमें विद्यार्थी पर हिंदी हिंदुस्तान की बात करने लगा। तो फिर वो हिंदी बीएससी में इंग्लिश मीडियम है, तो मैंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले लिए, तो वो उससे क्या हुआ कि मीडियम हिंदी मीडियम हो गया, आर्ट्स का हिंदी मीडियम है यूनिवर्सिटी में, साइंस का तो इंग्लिश मीडियम है। तो फिर ये तो मैंने फिर उसी से मैं अपनी अंग्रेजी को थोड़ा ठीक करने की कोशिश करी। अभी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जो बचपन में ऐसा ना, जैसे बिहारी जो है भोजपुरी या पूरब का भोजपुरी, अंग्रेजी बोले भोजपुरी का टोन आ जाएगा। हाँ, वो तमिलनाडु वाला, साउथ इंडिया वाला कितने हिंदी बोलेगा तो आ ही जाएगा, टोन आ जाएगा। ऐसे हम भी गढ़वाली या उत्तराखंड को टोन चाहे आ ही जाता है। तो वो हमारी गलती नहीं है, हम उसी वेशभूषा में उसी उसमें क्या दिखता है उसमें रहे। तो मैंने उस समय फिर हस्तरेखा विज्ञान भी अध्ययन करा मैंने। तो अब मैं ये नहीं करूँ कि कहीं टेस्ट किया आपने कभी कि आप सही? मैं अब तक मेरा अनुभव है, हाँ। अब तक मेरा अनुभव है, मैंने जिसको बोला ना, मुझे नहीं पता था। अब एक डॉक्टर ने दिखाया मुझे अपना हाथ, फिजिशियन थी, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर थी, ऐसी चर्चा हो रही थी, उसने कहा जरा मेरा हाथ देख लो। मैंने देखा तो ये 28-27 साल में तुम, आपको बहुत जिंदगी मौत से गुजरी हो आप। कह रहे सर आपने कितनी सही बात बोल दी। मैंने क्यों? कह रहे हैं सर मैं 28 साल में जब एमडी कर रही थी तो मुझे 1.5 साल ड्रॉप करना पड़ा एमडी का कोर्स, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई थी। अभी मैं कैलाश हॉस्पिटल में एक कार्यकर्ता को देखने ले गया, तो ऐसे लेटा हुआ था, अचानक मैंने उसको, हाथ ऐसे था, उसकी मिसेस थी, सब थे, मेरा हाथ ऐसा था, उसका हाथ ऐसा, बातचीत कर रहा था धीरे धीरे मुझसे। मैंने उसका हाथ देखा तो मुझे लग गया, तो मैंने उससे निकला, ये विजय चौहान से पूछो। जैसे मैं दरवाजे से बाहर निकला, जबकि बातचीत कर रहा था, और मैंने जो डॉक्टर मुझको लेके गया था, मैंने उससे कहा भाई इसके 2-3 दिन से ज़्यादा जिंदगी नहीं, और वो 2-3 दिन में डेथ हो गई। अब तक मैं नहीं कर, मैं देख रहा राजकुमार ठकुराल का भी आप देख रहे थे, मजाक में देखा, सीरियसली देखा आपने? एक्चुअली ऐसी चर्चा हुई, बातचीत हुई, ऐसे जैसे अब आप चर्चा कर रहे हो। हाँ। तो चर्चा करते करते उसने अपने हाथ दिखा दिया मुझको। हाँ। तो मैंने देख लिया, अब मैंने जो बोला उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल लो। क्या आपने क्या बोला? आपने कहा कि कांग्रेस में आगे चुनाव लड़ोगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा भाई आपका भाग्य है अभी राजयोग आपका है। हाँ, मैंने कहा आपका सूर्य अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मैंने कहा आपका। और आपने अपना देखा है? मेरे जीवन में जो है, हाँ मैं देखा अपना। नहीं, अभी क्या आगे का क्या बता रहा है कि मेरे जीवन में क्या संघर्ष है, मतलब जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकता है, जैसे आप 1 किलो बोओगे अनाज और 1 कुंटल निकले, और कुछ लोग 1 किलो बोएंगे उतना ही निकलेगा। कुछ लोगों के भाग्य में संघर्ष होता है कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उतना फल नहीं मिल पाता। कुछ लोग कम फल मेहनत करते हैं, अधिक फल। ये आगे आने वाले दिनों में आपके उसमें राजयोग है ही हमेशा। अभी तो मेरे देखो ये उतार चढ़ाव आता रहता है, मेरा योगी है, हमेशा योगी है मेरा। तो बड़ा योग है या? अब बड़ा योग है कि नहीं, देखिए अब मैं इतना थोड़ी बता पाऊंगा, इतना मुझे नहीं पता। जैसे ये जैसे मेरा हाथ है, देखिए मैं बता रहा हूँ, उम्र तो आपकी जो है पूरे 85, मतलब 85 के आसपास है उम्र आपकी। बीच में हल्का सा जो है, बीच में थोड़ा सा स्वास्थ्य में 20-35, मुझे नहीं पता भी उम्र क्या आपकी कितनी है, 43। हाँ, लेकिन आपकी जो है वही 4-5 साल पहले 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता, स्वास्थ्य में दिक्कत आई थी आपकी, मतलब 1-8 साल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये 37-38 साल के आसपास स्वास्थ्य में बड़ा। मेरे उसमें राजयोग है। हरक सिंह जी बताइए, सही बताना बिल्कुल। आपका सूर्य नहीं प्रबल है, सूर्य वो नहीं है। आपने तो मुझे डिमोरलाइज कर दिया। नहीं अब जो है नहीं ना, सूर्य रेखा ही नहीं, देखो कहाँ है सूर्य रेखा आपके, देखो ये सूर्य रेखा, ये देखो कहाँ है आपका जो है भाग्य रेखा भी बहुत मजबूत नहीं है, जितनी मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा। ऐसी भाग्य रेखा नहीं ना कि देखो मणिबंध से भाग्य रेखा यहाँ से यार यूं होती, यहाँ आई हुई है आपकी गहरी, देखो मेरी है लेकिन कटी फटी है, देखो ये आई हुई है ना, ये
कठिन। इसीलिए आप सीएम नहीं बन पा रहे हो। हाँ, संघर्ष है मेरे जीवन में, संघर्ष है। नहीं, मेरे इसमें भी संघर्ष है। शुक्र आपका ठीक है, मतलब शुक्र मतलब सुख सुविधाएं रहेंगी, मतलब वो आप गाड़ी घोड़ा सुख सुविधाएं रहेंगी, आपको कहीं से भी मिलेगा, किस कैसे भी आएगा, वो रहेगा आपका। आपका बृहस्पति बहुत अच्छा था, आपको तो शिक्षक होना चाहिए था, मतलब बेसिकली ये काम भी शिक्षक का ही है। ठीक बात है, पढ़ने पत्रकारिता लिखने भी का है शिक्षक ही यहाँ। है एक तरह से, पत्रकारिता, क्योंकि आपका बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा आपका। बाकी ठीक है, बस आपका जो है ना भाग्य नहीं है आपका, ये दिख नहीं रहा था दूर से, सूर्य रेखा है भैया आपके, देखो है। हाँ, नाम तो रहेगा, मतलब गुमनामी की जिंदगी नहीं जियोगे। वो दूर से नहीं देखा ना मैंने। सूर्य है। हाँ, सूर्य है। आपने तो मेरा दिल बना दिया हाँ, आज। हाँ। अब मुझे लग रहा है कल से सारे बीजेपी वाले आपके पास आके कहेंगे, बोले हमारा भी देख लो, मेरा राज हो गया। नहीं, सूर्य है आपका ना, मैंने दूर से देखा नहीं था ना हाँ। ये, लेकिन जब मैं नजदीक से देखा तो सूर्य रेखा है आपकी, देखो ना ये देखो सूर्य। अगर थोड़ा सा भाग्य रेखा आपकी जो है उतनी मजबूत नहीं है, मतलब ये है कि आप जितनी मैं अपने कर्म से अपनी भाग्य रेखा को मजबूत करूंगा। हाँ, बस वही मैं कह रहा हूं। एक ऐसा है कि मतलब कम मेहनत और ज्यादा फल। अब मुझे लग रहा है सार्वजनिकली तो लोग नहीं कहेंगे, अकेले में कहेंगे हरक सिंह जी हमारा देख लो क्या हमारा स्टेटस इस बार बदले का है नहीं। जितना अच्छा, मान लिया आपके 2-3 बड़े सहयोगी कांग्रेस के बड़े लीडर है, उन्होंने कहा हमारा सूर्य देखो आप, तो आप तो उन्हें बताओगे ही नहीं, क्योंकि आप कहोगे नहीं भाई तुम्हारा सूर्य मजबूत होगा, तो वो कहेंगे सीएम बन जाओगे सीधे सीधे। मैं तो वो बोलूंगा जितने मेरी जानकारी में, मैं सच बोलूंगा। देखिए सुन लो, अगर एक चीज सुनो ना, एक चीज आप मुझे बताइए कि कांग्रेस के भाग्य में 2027 है या नहीं है, सही बताना मुझे बिल्कुल। मैं आज आप बताऊं, मेहनत करने की जरूरत है बहुत ज्यादा। अभी हम धरातल पर हमको बहुत, देखिए माहौल है कांग्रेस के पक्ष में, उस माहौल को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए मैं वही मेहनत कर रहा हूं, प्रीतम भाई भी कर रहा है, गोदयाल जी भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। और ईमानदारी के साथ हमने अगर मेहनत करी ना, सरकार आएगी, 40 सीटें आएंगी। और अगर थोड़ा सा कम 40 में तो फिर आपका खेल बिगड़ सकता है। 40 को 14 करने में टाइम थोड़ा लगेगा दिल्ली में बैठे लोगों को। अब क्या करोगे आप? अब दुष्ट लोग जब बिल्कुल ही ऐसे कर लेंगे तो क्या कर सकते हो फिर भी? सर आप भी तो पार्ट रहे, आपने भी तो 2016 में एक अच्छी खासी सरकार को हाथे में कर दिया। उनके लिए अब कितना आसान है, वो फिर आपको पकड़ लेंगे, फिर आपको कन्विंस कर लेंगे। नहीं, मैं नहीं कन्विंस होने वाला हूँ। कहेंगे हरक सिंह जी फिर आओ हमारे साथ। मैं इस समय देखो, मैं उस समय कांग्रेस सरकार में थी, 89 में चंद्रमोहन सिंह ने मुझे जनता दल से टिकट दे रहे थे और मैं जीत जाता पौड़ी से एमएलए। चंद्रमोहन सिंह ने मुझे अपने घर पे बुलाया, बहुत मेरे संबंध थे, लहर थी जनता दल की। मैंने मना करा, कह रहे वो भाजपा में क्या रखा, एक कोश्यारी जी खिचड़ी खाते हैं, एक गाँव से थैला लटका घूमता है, एक प्रताप सिंह लच्छेदार भाषण देता है, क्या है भाजपा में? जनता दल से पौड़ी से लड़ो चुनाव। जब मंत्री प्रसाद नेता ने देवप्रयाग से लड़ा, नैन सिंह भंडारी पौड़ी जीते, वो जीत गए जनता दल उस समय। चंद्रमोहन सिंह के एमपी जीते। मैंने कहा नहीं जी मैं भाजपा से लड़ूंगा चाहे मेरी जमानत जब्त हो, और मेरी जमानत जब्त हुई। 89 में मैं जब 3700, नैन सिंह भंडारी को 20,000 वोट मिला, पुष्कर रोहतान कांग्रेस से लड़े, उनको 19,600 वोट मिला, कुंज बयानी को 12,000 वोट मिला, और मेरे को मात्र 3700 वोट मिला। और 1.5 साल बाद मैंने नैन सिंह भंडारी की जमानत करती, उनको उनकी जमानत जब्त करा दी, सिर्फ 1.5 साल में। इतनी मेहनत करी मैंने। चलिए हरक सिंह जी, मैं आपको बहुत एक तो धन्यवाद दूंगा, और दूसरा मैं आप जितने बिंदास तरीके से बोलते हैं और साफ सुथरा बोलते हैं, आपकी मेहनत सफल हो। और मैं आपको बधाई भी दूंगा, आप तो दादाजी बन गए, तो आपको टाइम कब मिल रहा है? आपके तो 2 पोते हुए हैं साहब, नहीं तो आपको टाइम मिलता है? नहीं, मैं सुबह जब निकलता हूँ, घर से निकलता हूँ, आधा घंटा दूध पिलाना हो तो बोतल से दूध भी पिलाता हूँ। अच्छा। कभी पोते को पिलाता हूँ, कभी पोते को पिलाता हूँ। अच्छा, तो ईश्वर ने तो आपको एक साथ ही पोती बड़ा तेज है, पोती रोती है। अच्छा। और खूब एक्टिव है। अच्छा। कल मैंने परसों जब मैं वहाँ कोटद्वार जा रहा था, तो मैंने गोद में लिया। अच्छा। तो उसको ऐसे दोनों अंगूठे दिए तो उन्होंने पकड़ के उठ रही है बिस्तर से। अच्छा। अभी जब 1 महीने की भी नहीं, तो आपको तो दिन भर एनर्जाइज कर देते होंगे बच्चे। लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। मैं सुबह, अब जैसे शाम को जाऊंगा तो एकदम, हमारे यहाँ हिंदुओं में कहते हैं ना कि एकदम नहीं जाना चाहिए, आग से वो करके तब गंगा जल छिड़क के, या अब ऐसे तो हम 10 लोगों से मिलते हैं, कुछ होता नहीं होता, लेकिन हम लोगों परंपरा है, एक तरह भावना बनी है रिचुअल से कि भाई कहीं से आओ तो एकदम बच्चों पे 6 लाख जहाँ कुछ इस तरह से कहते हैं। लेकिन मैं सुबह नहा धो के जब आता हूँ तो एक बार जाता हूँ,
अगर वो सोए नहीं रहते तो गोद में उठाना सुलाना वो करता हूँ। चलिए, तो अच्छा है, ईश्वर की हाँ, कृपा है। बहुत ही अच्छा, बहुत देखो, बधाई आपको। हाँ, मतलब ऐसा ना, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, पोती भी दे दी पोता भी दे दिया। तो हो सकता है उनके भाग्य से हमारी तकदीर बदल जाए। कभी देखिए होता क्या है, सही बात। कई बार अपना भाग्य नहीं, आपके परिवार के लोगों का भाग्य, आपके शुभचिंतकों का भाग्य भी आपका साथ देता है। ठीक कहा। हाँ, ये। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत बहुत बिंदास तरीके से उन्होंने अपनी सारी बातें रखी और उन्होंने कहा कि हम इतना संघर्ष करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट को देखने के लिए।